हेलो व्यूवर्स, तो आ चुके हैं आज हम लोग एक और नए लेक्चर में, जहाँ हम लोग बात करेंगे एससी एंड एसटी एक्ट के बारे में। देखिए, आम भाषा में हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म इसका यूज़ करते हैं एससी एंड एसटी एक्ट, मगर इसका पूरा नाम है एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। अगर हिंदी में बात करें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो ये तो इसका पूरा नाम है, इसके नाम में ही इसकी पूरी कहानी है। देखिए, एससी एंड एसटी के प्रोटेक्शन के लिए ये बना है एक्ट। अब ये एससी और एसटी कौन है, ये भी हम लोग आगे समझेंगे, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कारण, मगर थोड़ा सा एक अगर इसके बारे में हम ओवरव्यू लें कि ये एससी एंड एसटी है कौन। ये इस एससी और एसटी नाम एक कैटेगरी है, ये इस नाम की एक कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे समूह हैं जातियों के, या तो कास्ट हो सकती है, या तो रेस हो सकती है, या तो कोई ट्राइब्स हो सकती है। उन सभी कास्ट, रेस या ट्राइब्स का एक समूह बना के हमने एक कैटेगरी तैयार की है एससी और एसटी की। और ये एससी और एसटी में कौन कौन जाएंगे, कौन वर्ग बनेगा, ये प्रेसिडेंट डिसाइड कर देते हैं। तो ये सारे ग्रुप का काम होता है कि भाई उन लोगों की पहचान करना जिनके साथ एक लंबे समय तक अत्याचार हुआ, या बात आप कह लीजिए इनडायरेक्ट वे में कि इनको वो अधिकार नहीं मिले जो आम लेवल पे रहते हुए, एक लेवल पे रहते हुए सभी लोगों को मिलते रहे। इनको भी सेम अधिकार थे, मगर इनको या तो उन परिस्थितियों के कारण जो लोगों ने बना दी, या ये खुद इतनी जनरेशन पिछड़ने के कारण कभी आगे नहीं बढ़ पाए, उस कारण किसी न किसी कारण से इनको जो है वो मौके नहीं मिल पाए, वो अपॉर्चुनिटीज़, अवसर नहीं इनको मिल पाए, जिससे ये एक आम आदमी जो समाज का है जिनको वो अवसर मिलते रहे उसकी तरह आगे बढ़ पाते। तो वो सारी चीज़ों से ये पिछड़ गए। तो उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, अब जो जिन कारणों से पिछड़े रह गए, उन सब बातों को दूर करने के लिए हमने संविधान बनाया। संविधान की बातों को लागू करने के लिए कि हाँ भाई सभी लोग एक हैं, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, सभी को समान जीवन जीने का अधिकार, ये सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए हम लेते हैं बहुत सारे कानूनों का सहारा। इसी तरह ये एससी और एसटी एक्ट है, जहाँ पे ये एससी और एसटी वर्ग के जितने भी अधिकार जो आज तक उन्हें मिल नहीं पाए, या तो उन परिस्थितियों के कारण या कुछ लोगों के कारण, तो उन चीज़ों को अब दूर करने का काम कौन कर रहा है, ये एससी और एसटी एक्ट। तो उनमें से ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट और टॉपिक पे बात करना चाहता है एससी और एसटी एक्ट। ये क्या कह रहा है, ये उस चीज़ पे बात करना चाह रहा है जहाँ पे सिर्फ अत्याचार होता था। ये अत्याचार वाले पोर्शन को पकड़ के रखा है इसने, पूरी एससी और एसटी की हर एक बात को नहीं कवर किया है इसने, बस अत्याचार वाले पोर्शन को कवर किया कि जहाँ पे अत्याचार हो रहा था। तो अत्याचार में क्या क्या हो सकता है, जो भी चीज़ें हो सकती है, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि भाई किसी को मार दिए, किसी को पीट दिए, किसी को गाली दे दिए, किसी कोई जातिगत कुछ भी आप बोल के उसको जो है बीच सड़क पे उसको क्या कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, तो ऐसी कुछ भी किसी महिला के साथ, क्योंकि वो निचली जाति की, उसके साथ रेप कर दिया, तो ये सारी घटनाएं उसमें शामिल थी। तो जितने प्रकार के अत्याचार हो सकते थे, उन सभी तरह के एससी और एसटी के साथ होने वाले अत्याचारों के लिए हमें ज़रूरत पड़ी कि यार ये आम लोगों के बीच जिन लोगों द्वारा, जिन ग्रुप द्वारा हमें ऐसा लगा कि इनके ही द्वारा अत्याचार हुआ, तो करें उन्हीं के समान रहने वाली व्यवस्था, मतलब एक व्यवस्था है जो कोर्ट की, जो एक आम आदमियों को ट्रीट कर रही है, जहाँ पे मैटर जा रहे हैं और वहाँ पे सुनवाई हो रही है। कह रहा है उस व्यवस्था के अंदर रहते हुए एससी और एसटी को उस प्रकार का जो है न्याय नहीं मिल पाएगा। तो हमें ज़रूरत क्या है, कुछ स्पेशल इनको व्यवस्था करने की। तो उस स्पेशल व्यवस्था में हमने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की एससी एसटी एक्ट में। जैसे एक स्पेशल कोर्ट रहेगी, इनकी स्पेशल कोर्ट रहेगा, इनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट होगा, इनके साथ स्पेशल व्यवस्था की जाएगी, मतलब अधिकारों की। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें भी देखने वाले हैं इस कानून में। तो मोटा मोटा आपको एक आइडिया लग गया होगा क्या कहानी इसमें होने वाली है। बढ़ते हैं आगे, जरा इसमें हम लोग पूरे धाराओं को देखेंगे और क्या क्या इसमें बातें हो सकती हैं बेहतर एससी और एसटी को लेके। देखिए, पहली चीज़, आप अगर स्टूडेंट हैं, चाहे लॉ के, अभी फ़िलहाल में यूपीएसआई की वैकेंसी आई है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक्ट है, और या मतलब आप वहाँ भाई एसएचओ हो सकते हैं, आप दरोगा की रैंक पे रहेंगे तो वहाँ पे आपको ये कार्यभार मिल सकता है। आप आम पुलिस वाले भी हो तो भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए, आप एक आम आदमी हो तो भी आपको इस कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसमें आप कास्ट के नज़रिए से मत देखिएगा, आपको एक समाज में रहने के लिए हर एक लोगों के अधिकारों को समझना चाहिए और क्या क्या उनके साथ हुआ उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो बढ़ते हैं आगे, जरा देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। देखिए, इसमें चैप्टर से लेके सेक्शंस तक हम लोग पूरा डील करेंगे, और कोशिश करूँगा कि कुछ इस तरह से चीज़ें समझाई जाएँ कि आपको एक चेन बन जाए और आपको वो चीज़ें, कहानी एकदम जैसे आम समाज में चल रही है, कैसे चलती व्यवस्थाएं, वो आपको पूरी एकदम समझ में आ जाए, बजाय कि आप धारा 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 एक एक करके आप रटिए। वो चीज़ तो आप कर लेंगे, मुझे पता है आपको ये सब चीज़ आती है, ये सब आप कर लोगे। 23 धारा रटना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई 2 घंटा बैठ के रट सकता है लाइन बाई, और अगले घंटे वो सुना भी सकता है किसी को। तो 23 धाराओं को रट लेना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप इस एक्ट को पढ़ के उन 23 धाराओं से कैसे पूरे देश की ये बहुत बड़ी समस्या को किस तरह से आप समझे, ये बड़ा मैटर है। तो ज़रा इसको हम अभी देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको इस एक्ट में पूरे टोटल आपको नंबर मिलने वाले हैं चैप्टर्स के, यानी अध्याय के 5।
अगर आप इनकी काउंटिंग करोगे तो आपको 6 दिख जाएंगे ये काउंटिंग के दौरान। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक चैप्टर है 4A नाम का है वो बाद में जुड़ा है। ठीक। दूसरी चीज़, अगर आपके पास एग्जाम में अगर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि 5 भी आ गया 6 भी आ गया तो किससे मारेंगे, तो आप उस चीज़ को देखिए कि लॉ किस नंबर को रिकॉग्नाइज कर रहा है। लॉ 5 नंबर को रिकॉग्नाइज कर रहा है, मतलब चैप्टर की संख्या हम 5 मान के चल रहे हैं। ठीक है, उसने 6वें चैप्टर का कोई जिक्र नहीं किया है। हाँ, मगर पूरी पॉसिबिलिटी है कभी भी दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग वे में आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि या तो ऑप्शन में आपको 5 दिखेगा या तो 6 दिखेगा, दोनों ऑप्शन आपको साथ में नहीं दिखने वाले। हो सकता है 4, 5, 6 ऐसे बहुत कम चांस की मिलेगा, मगर अगर मिल गया तो आप 5 मारिएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपका ऑप्शन जो है 5 भी सही है और 6 भी सही है, तो अपने हिसाब से ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी चीज़, ये 5 चैप्टर्स में टोटल धाराएं कितनी सम्मिलित हैं भाई? पूरी 23 धाराएं हैं, और इसमें आपको इस एक्ट में एक अनुसूची भी मिल जाएगी, शेड्यूल। इस शेड्यूल में कुछ अपराधों का जिक्र है, वो अपराध वही हैं जो कहीं ना कहीं आईपीसी में मेंशन है, इनको भी अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे। ये एक्ट में टोटल 18 आपको रूल्स भी दिख जाएंगे। ये रूल्स क्या है? ये रूल्स उस दौरान नहीं थे जिस दौरान ये कानून बना। रूल्स आते क्यों हैं? पहली चीज़ तो ये समझिए रूल्स आ कहाँ से रहे हैं। इस कानून की धारा नंबर 23 है। एक धारा नंबर 23 है, वो पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इस कानून को सही तरीके से लागू करने के लिए अगर कुछ नियम बनाना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट अलग और, तो बना सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1995 में एक काम किया, बोला गया कि ये जो कानून है वो अपने आप में ठीक है, क्योंकि हमने पहली बार ऐसा कोई कानून बनाया, हो सकता है कि हमने सही तरीके से इसको लागू करने के लिए कोई बहुत सारी बातें सही एकदम नहीं डाल दी, कुछ कमियां रह गई हो सकता है। तो 5 साल बाद हमको नज़र आने लगी, जब हम इसको लागू कर रहे हैं, चीज़ें जब मार्केट में उतर रही, मार्केट का मतलब हमारे ग्राउंड लेवल पे उतर रही हैं, तो जब उतरेंगी तब हमें चलेगा भाई क्या कमियां रह गई। तो कमियों को दूर करने के लिए 1995 फिर प्रयास होता है, ये रूल्स आते हैं, रूल्स के माध्यम से हम इनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं, इस कानून का यानी लागू कर पाएंगे। तो टोटल रूल्स हमारे पास 18 हैं। इन रूल्स को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पूरा एक्ट बस पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगी डेट। अब ये एक तो बनने की डेट होती है कानून, और एक होती है लागू होने की। बनने की डेट को आप लोग पारित होना भी कहते हो, जब प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं तो ये जो है पारित हो जाता है। तो ये डेट क्या है? 11 सितंबर 1989 की। लागू कब हो रहा है? 30 जनवरी 1990 को, मतलब अगले साल। तो एक साल का गैप है 89 और 90 का, ये ध्यान रखिएगा। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको थोड़े थोड़े आते रहने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ ये कौन कौन सी धाराएं हैं, कहाँ पे इसको डील किया जा रहा है, इस कौन कौन से चैप्टर में, तो इसको जरा एक बार देख लीजिए। देखिए टोटल 5 चैप्टर का जो बात हो रही थी, मगर काउंटिंग में 6 आ रहे थे, इसको जरा देख लीजिए। जो पहला चैप्टर है उसमें धारा 1 और धारा 2 आ रही है बस, सेक्शन 1 सेक्शन 2, जिसका नाम है प्रारंभिकी, यानी इसको प्रिलिमिनरी कहते हैं। दूसरा चैप्टर जो है वो ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज़ की बात करेगा, यानी अत्याचार के अपराध। इसमें पूरे पोर्शन का मान के चलिए यहाँ पे आपकी पूरी पनिशमेंट लगभग कवर हो जाती है, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे पूरा अपराध वाला। मेन जो अपराध का पोर्शन है वो आपको यहाँ दिख जाएगा, 3 से लेकर 9 तक का। अत्याचार किसे कह रहे हैं, अपराध उसके जुड़े क्या है, उसकी सज़ा क्या है, ये सब आपको यहाँ दिख जाने वाला है। अब तीसरा एक्सटर्नमेंट आ जाएगा, यानी निष्कासन। किसी ने भाई अगर कुछ गड़बड़ कर दी, कोई व्यक्ति है जो SC ST समाज का नहीं है, उसको लग रहा है कि वो अपराध करने जैसी हरकतें कर रहा है, समाज में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है इस वर्ग के खिलाफ, तो क्या करेंगे? उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। तो इससे जुड़े प्रावधान है यहाँ पे। फिर स्पेशल कोर्ट से जुड़े प्रावधान आ जाएंगे आपको कि स्पेशल कोर्ट गठन। तो उसके बाद फिर आ जाएंगे 4A नाम का चैप्टर, वहाँ पे अधिकार कि विक्टिम के और यहाँ पे जो उसके विटनेस रहने वाले हैं उसके क्या क्या अधिकार हैं। तो ये सारी बातें आपको देखने को मिले। उसके बाद कुछ बातें मिसलेनियस, यानी कुछ स्पेशल अलग बातें होती हैं, कुछ बातें एक्स्ट्रा डाल दी जाती हैं। तो अब कुल मिला के टोटल 5 चैप्टर आपने देख लिए, जिसकी रेंज क्या होने वाली है, 1 से लेकर 2 पहला चैप्टर, 3 से 9 दूसरा चैप्टर, 10 से 13, फिर 14, 14A और 15 ये आ जाता है चौथे चैप्टर में। 15A नाम का जो सेक्शन है वो सिर्फ 4A में है, और 5th जो चैप्टर है वो 16 से लेकर 23 तक की धाराओं को अपने अंदर लेके चल रहा है भाई। तो इतनी बातें हो गई क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गई कुछ फैक्चुअल बातें। एक मिलान से आप थोड़ा यहाँ पे धैर्य बना के चलिएगा, आगे आपको बहुत सारी चीज़ जानने को मिलने वाली हैं। मैं बस धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी आपको काफ़ी अच्छे लेवल तक ले जाऊँगा, और चाहे किसी भी ग्रुप का स्टूडेंट है या आम आदमी है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला यह लेक्चर। तो छोड़ के भागना मत, धीरे धीरे करके देखना, 2x की स्पीड पे देखना, मगर देख के जाना पूरा। ठीक है, मैं ये भी नहीं कहता कि तुम लोग इसके नोट्स बनाओ या कुछ भी करो, बस एक बार बैठ के सुन लो, तो वो तुम्हारे ऊपर असर डालेगा, तुम्हारे सोचने की समझने की शक्ति को थोड़ा चेंज कर देगा वो। अब जरा देखते हैं कि ये कानून तो बन गया, कानून के पीछे का उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य को जरा समझना है कि भाई कानून तो हमने बना दिया, SC ST एक्ट हम लोग खूब बोल रहे हैं, मगर ये क्या था, इसका पर्पज़ क्या है। देखिए हम लोग पर्पज़ अपने से 20 पर्पज़ बना सकते हैं इस कानून के, मगर जो कानून कह रहा है कि ये कुछ लिमिटेड पर्पज़ हैं,
तो इसको जरा ध्यान दीजिए। पहला क्या, अत्याचार रोकना। हम इसके अगर ऑब्जेक्टिव को अगर पढ़ने जाएँ तो मोटा मोटा हमें पहला क्या दिखेगा कि भाई अत्याचार को रोकना है, जो SC ST के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उनको रोकना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या, कुछ त्वरित विचारण। अब ये अत्याचार रुकता कैसे है, कह रहा अच्छा कानून बना के, अच्छी व्यवस्थाएं करके, मतलब अगर कार्यपालिका को समझाया जाए कि भाई आप काम करिए, आपका जो काम है, जो भी ड्यूटीज़ है आपकी, अपनी ड्यूटी फुलफिल करिए, तो सही तरीके से करेंगे तो अत्याचार रुक जाएगा। और क्या क्या हो सकता है अत्याचार रोकने में शामिल, जैसे कि लोगों को अवेयर करें। अब अवेयरनेस में दो बातें हो सकती हैं लोगों में, जैसे क्या, एक उस वर्ग को अवेयर किया जाए जिसके अगेंस्ट अत्याचार हो रहा है, एक उन लोगों को भी अवेयर किया जाए जो लोग अत्याचार करने की श्रेणी में आ सकते हैं। तो इन दोनों को जो है ज्ञान देने की ज़रूरत है, इन दोनों को अवेयर करने की ज़रूरत है चीज़ों से। आप इनके बारे में बताइए कि भाई ये आप ही के वर्ग के लोग हैं, कोई अलग नहीं है, बस लॉ ने थोड़ा सा उनको छूट स्पेशल दे रखी है क्योंकि वो एक धारा से बहुत समय तक अलग रहे हैं, तो उनको वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पाई। तो एक ज्ञान देना, उनको सिखाना पढ़ाना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है अत्याचार को रोकने के लिए। अब अत्याचार को रोकने के लिए मेन जो काम एक्ट करने कह रहा हमको करना है त्वरित विचारण। त्वरित विचारण के लिए हमने बना दी स्पेशल कोर्ट। त्वरित विचारण मतलब एकदम स्पीडी ट्रायल करिए, स्पीडी ट्रायल होगा तो स्पीडी जस्टिस मिलेगा। स्पीडी जस्टिस के लिए हमें चाहिए एक स्पेशल कोर्ट। क्यों? क्योंकि आम कोर्ट जहाँ पे आम जनता डेली भीड़ लगा के बैठी है, उसमें 20 तरह के अलग अलग मैटर आ रहे हैं, तो वहाँ पे तो भैया तुरंत न्याय नहीं मिल पाएगा, वहाँ तो डेट लगेगी लंबी लंबी। मगर यहाँ पे जब आप एक्ट पढ़ोगे तो वहाँ बोला डे टू डे ट्रायल होना है। क्यों? क्योंकि जिस दिन से चार्जशीट फाइल होगी उसके 2 महीने के अंदर अंदर आपको मामला समाप्त करना है। तो इसलिए हमें इसके लिए चाहिए एक स्पेशल कोर्ट। तो हमने स्पेशल कोर्ट भी बनाएंगे। इसमें त्वरित कार्यवाही की भी ज़रूरत है। त्वरित कार्यवाही का मतलब तुरंत भाई जो हो सकता है अरेस्ट करिए। आपको किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको दिख रहा है मामला होते तुरंत अरेस्ट करिए, तुरंत FIR लॉन्च करिए। FIR लॉन्च करने के लिए आप बाउंड हैं, तुरंत जो है चार्जशीट बना के पहुंचाइए। अभी सबका टाइम पीरियड हम लोग जिक्र करेंगे कि 60 दिन में, कितने दिन में सब हो रहा है, ये सब हम लोग को पूरा जिक्र करने वाले हैं आगे। तो त्वरित कार्यवाही की भी ज़रूरत है। पीड़ित को राहत देना, पीड़ित को राहत देना, पीड़ित को राहत देने का मतलब हो जाता है, ये बड़ी एक वाइडर टर्म है राहत देना। राहत देना वाइडर टर्म, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए? राहत में तो बहुत तरह की राहतें हो सकती है भाई, आप पैसा रुपया सब कुछ दे दीजिए। राहत जिस प्रकार से आप राहत दे सकते हैं, जैसा कोर्ट ठीक समझे राहत देने के लिए वैसा करिए। अपराधी सज़ा देना है, सज़ा दिलवाइए। और इनको कुछ अदर हेल्प करनी है, मेडिकल फैसिलिटी देनी है, वो भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए ये पॉइंट कह रहा है पीड़ित को पुनर्वास देना है। इसके बाद राहत देने से बस काम नहीं चलेगा। आप किसी, या ये कह लीजिए किसी भी अपराधी को आपने उठा के जेल में डाल दिया, उससे क्या काम हो जाएगा? ये एक्ट की सारी बातें फुलफिल हो जाएंगी। एक अपराधी था, उसको तो सजा मिल गई, मगर क्या इस व्यक्ति के साथ पूरी तरह न्याय हो पाया कि नहीं हो पाया, ये कैसे हम चेक करें? तो कह रहे हैं कि ये तो यार जरूरी नहीं कि हर टाइम हम अगर अपराधी को जेल में डाल दें तो उससे उस व्यक्ति के साथ न्याय हो जाएगा। किसी घर का कोई लड़का मर गया, अपराध ऐसा हो गया, किसी का मर्डर हो गया, तो मर्डर के बाद आप कैसे उस व्यक्ति को दोबारा जिंदा कर सकोगे? आप पैदा करके तुरंत एकदम ले खड़ा कर दोगे अचानक सामने, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो कह रहे हैं मगर तो भी चाहिए तो ना, कुछ तो चाहिए, कुछ तो रिहेबिलिटेशन चाहिए उस व्यक्ति को। कह रहे हैं हाँ, रिहेबिलिटेट कराने के लिए हम व्यवस्था करेंगे, कुछ प्रयास करेंगे। जरूरी नहीं कि हम पुरानी उस स्थिति में लेके पहुंचा देंगे, वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है हर कंडीशन में। तो ऐसा इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ पैसा अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो पैसा दिलवाएंगे उनको, या अगर किसी मेडिकल फैसिलिटी की या किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है तो ये सब व्यवस्था उनको करवाएंगे। जो भी उनको अदर हेल्प चाहिए होगी वो उनके साथ किया जाएगा। और इसके बाद एक बचता है अन्य, अन्य में सब कुछ शामिल हो जाता है। तो ये सारी बातें रहेंगी ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव में मेन बातें क्या है? अत्याचार को रोकना। अत्याचार रोकने के लिए हमें चाहिए त्वरित विचारण, कि स्पीडी ट्रायल हो, केस जल्दी बर्डन ना इनका बढ़े, तुरंत कार्यवाही हो, पीड़ित को राहत देना, उनको पुनर्वास की ओर ले जाना, उनको पुनर्वास उनको दिलवाना, बस। और अन्य जो भी हो सकता है ज़रूरी इस एक्ट की बातों को सही तरीके से पूरी तरह लागू करने के लिए। तो ये तो हो गया भाई ऑब्जेक्टिव। अब बढ़ते हैं ज़रा इसके आगे। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली यहाँ पे, जो पूरे आप कानून को पढ़ लेंगे उसमें सबसे ज़रूरी पोर्शन है ये जानना कि भाई ये जो अपराध हो रहा है इस कानून में वो किसके अगेंस्ट हो रहा है, ये तो पहले पहचानिए। मतलब पीड़ित कौन रहने वाला है, विक्टिम कौन रहने वाला है। तो इस विक्टिम को जरा पहले सबसे पहले पहचान लीजिए कि विक्टिम होगा SC ST वर्ग का। SC ST वर्ग का व्यक्ति ही SC ST कानून में क्लेम कर सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता कि भाई मुझे भी इसमें मेरे अधिकार हैं। नहीं, कुछ अधिकार नहीं है, ये सिर्फ SC ST वर्ग के लोगों के प्रोटेक्शन के लिए बना है। SC ST वर्ग के व्यक्ति के अगेंस्ट कोई अपराध होगा, उस अपराध से उस व्यक्ति की कोई क्षति होगी। क्षति कैसी हो सकती है? कह रहा मानसिक हो सकती है, मानसिक रूप से उसको जो है क्षति हुई हो, शारीरिक रूप से हो सकता है, मनोवैज्ञानिक रूप से हो सकता है भावनात्मक रूप से उसको कोई क्षति हुई हो सकता है धन के रूप में कोई उसको क्षति हुई हो सकता है संपत्ति के रूप में कोई क्षति हुई हो। तो ये सारी क्षति उसमें शामिल है। मगर याद रखिएगा इसमें पीड़ित में सिर्फ वो व्यक्ति नहीं शामिल है जो डायरेक्ट जिसके अगेंस्ट अपराध हुआ है, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी विक्टिम।
प्राइमरी विक्टिम मतलब जिसको डायरेक्ट जिसके अगेंस्ट अपराध हो रहा है, मतलब ए नाम का व्यक्ति है, डायरेक्ट इसको गोली मारे ये मर गया, तो कह रहे हैं ये तो ठीक है, ये तो हो गया प्राइमरी विक्टिम। इसके बाद कुछ बचते हैं जो सेकेंडरी, इसके आसपास के लोग, इसके नातेदार, इसके रिश्तेदार, इसके घर वाले, इसके वारिस, ये भी होते हैं। तो कह रहा है वो भी पीड़ित में शामिल होंगे। क्यों? क्योंकि पीड़ित अगर नहीं है तो कोई तो क्लेम करेगा, उसके घर वाला कोई तो आएगा सामने, तो जो आएंगे वही होंगे। कह रहे हैं कौन कौन कर सकता है, कह रहा और कौन शामिल होंगे, कह रहे हैं उसके नातेदार शामिल होंगे, उसके विधिक संरक्षक, संरक्षक का सीधा मतलब यहाँ पे बस गार्जियन से उनके, और गार्जियन का मतलब उसके माता पिता से मेनली है, तो यहाँ पे गार्जियन आ जाएंगे, उसके नातेदार आ जाएंगे, फिर यहाँ पे उसके वारिस आ जाएंगे, मतलब उसके ईयर्स जो भी उसके वारिस हैं, तो वो लोग पीड़ित में शामिल हो जाएंगे। अब ये जान लीजिए कि यहाँ पे अभी तो हम जान गए कि पीड़ित कौन है। दूसरा क्वेश्चन कि भाई अपराधी कौन है, कह रहा अपराधी हर वो व्यक्ति है जो SC/ST नहीं है। कोई भी SC/ST वर्ग के बाहर का व्यक्ति अगर कोई भी अपराध करता है जो इस एक्ट में कवर हो जाए और वो SC/ST वर्ग के व्यक्ति के अगेंस्ट है, तो वो अपराधी मान लिया जाएगा। सीधी बात, मतलब क्या, SC/ST वर्ग का व्यक्ति जो है ये अपराध नहीं कर सकता इस कानून के अंडर, उनको छूट है। अगर वो कुछ करते हैं तो उनके लिए क्या होगा, वो फिर नॉर्मली जो एक आपराधिक कानून हमारे पास रखे हैं उनके अंडर जो है जाके उनको डील किया जाएगा, उसके माध्यम से उनको जो है सजा दी जाएगी। तो ये सारी बातें हो गई। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि भाई देखो SC/ST वर्ग के व्यक्ति के अगेंस्ट जो है पूरा हो रहा है, अब ये SC/ST है कौन, कहाँ से समझें इसको, तो ये इस कानून में सबसे पहले आप देख लेंगे तो यहाँ पे आपको धारा जो है 2C सेक्शन नंबर 2C आपको मिल जाएगा। सेक्शन नंबर 2C किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है, कह रहा है SC/ST कौन है इस बात को बता रहा है, तो ये बता देगा SC/ST, मगर ये बता डायरेक्टली नहीं रहा है, ये भी एक तरफ इशारा करता है, कह रहा है हम हमारे मत पूछो, तुमको पूछना है, जाओ भाई संविधान के पास। कह रहा है ठीक है, संविधान में कहाँ, कह रहा है कि आर्टिकल 366 में चले जाओ। 366 है क्या, ये आर्टिकल 366 होता है डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज में ये पूरा बताता है, मतलब अगर आपको किसी भी कानून का अगर आपको डेफिनेशन देखनी होती है तो आप जनरली आप जाएंगे धारा 2 में उस कानून के, जैसे आप अभी ये जो SC/ST एक्ट पढ़ रहे हो इसकी भी डेफिनेशन क्लॉज आपको इसकी धारा 2 में दिखेगा। मगर जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हो और वहाँ पे अगर आपको किसी वर्ड की मीनिंग अगर आपको देखनी है, उसका इंटरप्रिटेशन निकालना है, कुछ मीनिंग निकालनी है, उसकी डेफिनेशन पता करनी है, तो भाई आपको जाना पड़ेगा धारा 366 में, यानी आर्टिकल 366 सॉरी। तो आर्टिकल 366 में आप जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, वहाँ पे आप जाके इसमें 24 नंबर की यानी क्लॉज नंबर 24 और क्लॉज नंबर 25 यहाँ पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। क्लॉज नंबर 24 में आपको SC की डेफिनेशन मिल जाएगी, यहाँ पे आपको ST की डेफिनेशन मिल जाएगी। अब ये सब बातें हो गई, मगर आगे चल के ये आर्टिकल्स भी रिफ़र कर दे रहे हैं आगे की ओर, कह रहे हैं क्या कि भाई यहाँ तो ठीक है, मगर ये हम लोग मिलेंगे अच्छी तरीके से कहाँ, कह रहा है आप चले आना 341 में, आप चले आना 342 में। मतलब क्या कह रहा है, यहाँ पे 341 में शेड्यूल कास्ट के बारे में दिया हुआ है और 342 में शेड्यूल ट्राइब के बारे में दिया गया। यहाँ बस सीधा सा मतलब ये है कि 341 और 342 में आपको जाने के बाद यही पता चलेगा कि भाई ये SC/ST है कौन। कह रहा है कुछ नहीं, ये कोई भी कास्ट हो सकती है, कोई भी ट्राइब्स हो सकती है, कोई भी रेस हो सकती है, किसी भी ग्रुप का व्यक्ति होके वो या SC हो सकता है या ST हो सकता है। कह रहे हैं कि ये इनको बोलेगा कौन कि तुम SC और ST कोई भी बन जाएगा, कह रहा है नहीं, बस यहाँ पे जाके 341 और 42 में आपको यही चीज़ पता चलेगी कि प्रेसिडेंट ऐसा काम कर रहा है, तो प्रेसिडेंट ही बताएगा कौन SC है कौन ST है। तो यहाँ पे इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब जब आप लोग संविधान देख ही रहे हैं तो संविधान में कुछ अदर बातों को भी समझते रहिए। संविधान बार बार कह रहा है कि हर एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा। जब आप प्रीएम्बल से स्टार्ट कर रहे हैं वो कह रहा है कि भैया हमको सबसे पहले न्याय दिलवाना है, फिर कह रहा है सबको स्वतंत्रता दिलवाना है, फिर कह रहा है सबको समता दिलवाना है, फिर कह रहा है सब में भाईचारा बनाना है। भाईचारा तो बन ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए आप जरा प्रीएम्बल से जैसे ही स्टार्ट करेंगे वो बात कर रहा है न्याय दिलाने की। न्याय कैसे होगा ये कानून बता रहा है। देखिए हमने एक वर्ग के साथ अन्याय किया हुआ है, उसके साथ हम न्याय कर रहे हैं, हमारे समाज में हुआ उसके साथ अन्याय, तो न्याय कर रहे हैं। अब ये न्याय व्यवस्था कहाँ से हो रही है, जब भी आप न्याय को पढ़ेंगे तो आप तुरंत चले जाएंगे फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट में न्याय करने की बात सीधी सीधी बता रहा है, कह रहा है कि सभी को समान रूप से देखा जाएगा, कोई व्यक्ति अलग नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। उसके बाद आप जब फ्रीडम पे आ जाएंगे तो 19 से लेके 22 तक का पोर्शन, तो ये सारी बातें आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें मेन होते हैं 19, 14 और आर्टिकल 21। तो ये जब इतनी सारी बातें कर रहे हैं जिसमें से SC/ST एक्ट की ओर इशारा करने वाला एकदम डायरेक्ट आर्टिकल कौन सा आपको देखने को मिलता है, होता है 17 कह रहा है कि भाई अनटचेबिलिटी को हमें करना है समाप्त। वो कह रहा है जो छुआछूत की बीमारी जो फैली हुई थी समाज में वो होगी ख़त्म, क्योंकि छुआछूत एक बहुत बड़ा बीच में जो है बैरिकेड का काम कर रहा था। वो कह रहा था कि भाई नहीं, अभी समाप्त नहीं होने देंगे, तो इसलिए हमने छुआछूत पर ही डायरेक्ट एक आर्टिकल बना दिया और बोला कि नहीं, छुआछूत किसी भी प्रकार से छुआछूत को जो है समाप्त किया जाएगा, उसका उन्मूलन किया जाएगा। और यदि कोई ऐसा करने में अगर कोई ऐसा कार्य करता है छुआछूत के लिए
कोई ऐसा कार्य करे जिससे छुआछूत फैल जाए, तो वो एक आपराधिक दंड माना जाएगा, उसके लिए एक आपराधिक दंड दिया जाएगा। बस। तो ये बात जब संविधान बोल दिया तो संविधान की बात को पूरी करना तो भाई बनता है। तो पूरी करने के लिए हमने SC/ST एक्ट बना दिया, क्योंकि ये भी छुआछूत के लिए ही आगे बढ़ा रहा है बात। कह रहा है छुआछूत भी एक इस वर्ग के लोगों के अगेंस्ट होने वाले ढेर सारे अपराधों में छुआछूत भी एक बीमारी थी, कि इनके साथ ही लोग ऐसे करते थे कि इनको छूना मत, इनका पिया दूर रखना, इनकी परछाई से दूर रहना, इनका छुआ लेना मत। तो ये सारी छुआछूत तो कहाँ कहाँ संविधान में आ रहा है। आर्टिकल 21 कह रहा है कि भाई सभी को जीवन जीने का अधिकार है। तो सभी को जीवन जीने का अधिकार में शामिल है कि भाई सभी को एक समान तरीके से जीवन जीने का अधिकार, जितनी अपॉर्चुनिटी एक व्यक्ति को मिल रही है, ऊंचे वर्ग जो अपने आप को मान रहे हैं उनको मिल रही है, तो दूसरे वर्ग को भी उतनी मिलनी चाहिए जिसको आप लोग कह रहे हो सो कॉल्ड तरीके से कि भाई ये नीचे वर्ग है। ऊंचा वर्ग नीचा वर्ग से कुछ होता नहीं है। वो एक समय की बस मार थी कि वो बेचारे पिछड़ गए, कुछ लोग आगे निकल गए, समय फिर बदलेगा। कुछ जो पीछे रह गए थे वो दिल के इतने अच्छे थे कि भाई हो सकता है कि आज कल को आगे बढ़ेंगे, सभी को एक समाज को अच्छी डोर में बांध के लेके चलेंगे आगे। हो सकता है कि इनसे अच्छी सोसाइटी तैयार करें, जो जिन लोगों के हाथ में कमान थी, जिन्होंने कभी कहा कि क्लेम किया कि हमारे ही हाथ में थी सब कुछ। तो ठीक है, देखा जाएगा, समय समय की बात होती है, कभी समय तो एक जैसा रहता नहीं है, आगे भी बदलता रहता है। तो भाई SC/ST को लेके कहाँ कहाँ से प्रोविज़न आ रहा है आपको देखने को मिल गया। अगर एग्ज़ाम में आ रहा है कहाँ पे SC/ST एक्ट है, SC/ST एक्ट में आपको कहाँ दिख रही धारा कौन SC/ST, तो सेक्शन 2C में आपको देखने को मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये इशारा कर दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ पूछ लेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन क्लॉज मतलब 366 का क्लॉज 24 और 25। 24 बताता है SC के बारे में, 25 बताता है ST के बारे में। अगर मान लो और कुछ भी पूछ लिया तो बहुत पूछेगा 341 और 342। तो 342 जुड़ा है ST से, शेड्यूल ट्राइब से, और 341 जुड़ा है शेड्यूल कास्ट से। और इन दोनों में फाइनली बता देगा, एक नाम आएगा प्रेसिडेंट का, कि हाँ भाई प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कौन बंदा जो है SC में जाएगा, कौन बंदा ST में जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके आगे मुझे लगता है कि डायरेक्ट धाराओं पे जाने से पहले कुछ, अरे चलिए ये जो सेक्शन 1 है इसको बस देख लीजिए, इसमें कुछ है नहीं। देखिए सेक्शन 1 है, बस नाम बताना है, नाम आप लोग पहले ही देख चुके हैं। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, ये इसका नाम है कि अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का वही पुराना नाम जो आपने स्टार्टिंग में भी देखा था, वही इसका पूरा नाम है। तो सेक्शन 1 किन बातों से डील कर रहा है इस एक्ट का, कह रहा है कि इसमें आपको पूरा नाम देखने को मिल जाएगा। कह रहा है इसका विस्तार कहाँ है, कितने एरिया तक ये लागू होगा, कह रहा है पूरे संपूर्ण भारत पर लागू होगा, ये कहीं नहीं बचेगा कुछ। तो कहीं भी किसी भी कोने में हम ये SC/ST एक्ट वाली व्यवस्था को चलने मतलब होने नहीं देंगे, कोई अत्याचार इनके अगेंस्ट। लागू कब हो रहा है तो लागू करने की तिथि भी आपको जो है धारा 1 में दिख जाएगी, 30 जनवरी 1990 को ये लागू हो जा रहा है। तो इतनी बातें तो हो गई फैक्चुअल। उसके बाद कोई डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन थोड़ा भी रुक के समझते हैं, मगर उससे पहले जो ज़रूरी मुझे लग रहा है कि एक इस कानून के बारे में पूरा एक रोड मैप आपके मन में एक डाल दिया जाए, बाकी तो प्रोविज़न हम लोग पढ़ते ही रहेंगे साथ में। तो अब देखिए इतनी सारी बातें इसमें दी हुई हैं, पूरी धाराओं से लेके करीब 19-20 पेज हैं। तो इनके बजाय हम लोग चलते हैं थोड़ा समझते हुए, एक चेन बनाते हुए कि सबसे पहले चल क्या रही चीज़ें। देखिए होगा क्या, एक अपराध होगा सोसाइटी में, एक अपराध होगा। जब अपराध होगा तो हमें यहाँ पे पहचान करनी है कौन है अपराधी और कौन है पीड़ित। पीड़ित को तो हम पहचान गए और अपराधी को भी पहचान गए कि अपराधी कौन होगा। अपराधी वो व्यक्ति होगा जो SC/ST समाज का न हो। पीड़ित कौन होगा, SC/ST समाज का होगा, जिसके अगेंस्ट कोई अपराध हुआ होगा। अपराध होने के बाद एक कंडीशन चाहिए कि कुछ क्षति हुई हो, क्षति में भी कुछ 6 तरीके की बातें थी, और बोला कि इनमें 3 लोग एक्स्ट्रा शामिल हैं कि उनके नातेदार आ जाएंगे, उनके गार्जियन आ जाएंगे और उनके वारिस आ जाएंगे। तो ये सब भी शामिल हैं पीड़ित में। इतनी बात हो गई। देखिए सबसे पहले क्या होगा, एक अपराध होगा। जब भी अपराध होगा कहीं ना कहीं से तो सूचना उड़ेगी। अब सूचना उड़ेगी तो कहाँ जाएगी, एक इन्फॉर्मेशन आएगी। एक इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी, पुलिस के पास जाएगी। तो पुलिस का यहाँ क्या काम बनता है, क्या पुलिस FIR लॉन्च करे कि ना करे। तो बिल्कुल बोला जा रहा है कि भाई पुलिस का पहला काम है क्या, FIR लॉन्च करना। क्या पुलिस ऐसा कर सकती है कि भाई हम FIR नहीं लॉन्च करेंगे, बिल्कुल कर सकती है वो। मगर मार्केट में जो अगर इन प्रैक्टिस हम लोग चीज़ें देखते हैं तो भाई हमारे सामने यही देखने को मिलता है कि हाँ पुलिस नहीं ले रही है, FIR लिख ही नहीं रही है, कह रहे हैं कि यार सुलह समझौता कर लो, हटाओ काहे सब में। मगर याद रखिएगा डायरेक्टली बोला जा रहा है कि आपको FIR लिखनी ही लिखनी है, आप रोक नहीं सकते FIR लिखने से। अगर आपने ऐसा किया कि आप FIR नहीं लिख रहे हो तब तो भैया हो गया कांड। अब होगा आपके अगेंस्ट एक्शन।
तो ये बात ध्यान करके एकदम रखिएगा। अभी जो नया एक्ट आया सीआरपीसी को बदल के बीएनएसएस कर देगा, उसमें थोड़े से जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि पुलिस वाले चाहे थोड़ी सी जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद वो तय कर सकते हैं कि एक प्रायर इंक्वायरी करके कि हाँ भाई कि ये मामला एफआईआर योग्य है कि नहीं। कुछ ऐसी बातें भी यूज़ हो रही हैं उस लॉ में, बीएनएसएस में। मगर वो याद रखना ये SC/ST एक्ट है, यानी ये स्पेशल एक्ट है। सीआरपीसी और बीएनएसएस क्या है, वो एक जनरल रूल है, जनरल एक्ट है, वो जनरल कानून है। ये स्पेशल कानून है। स्पेशल कानून और जनरल कानून में कभी भी टकराव होगा तो स्पेशल कानून की बातें जो है ऊपर निकल जाएंगी। तो यहाँ पे हम अब पहुँच गए पुलिस तक। इन्फॉर्मेशन आई, इन्फॉर्मेशन गई पुलिस तक। पुलिस का काम है क्या, एफआईआर लॉन्च करना। एफआईआर आप लिखोगे। आप एफआईआर लिखने से नहीं मना कर सकते, क्योंकि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी हैं। और ख़ास तौर ये अपने आप में बोल रहा है, ये कानून कह रहा है कि भाई एक धारा है इसकी 18A, कह रहा है कि पुलिस वालों को कोई भी प्रायर इंक्वायरी करने की जरूरत को नहीं, किसी भी कोई तरह का कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है इस कानून में। कुछ नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट जो एफआईआर लॉन्च करिए सबसे पहले। तो एफआईआर आपको लॉन्च करनी पड़ेगी भाई। तो यहाँ पे हमें दो बातें दिख जाएंगी। पुलिस बाउंड है एफआईआर लिखने के लिए इस कानून में, और इस बात को हमें कहाँ से देखने को मिलेगा, एक तो 18A नाम की एक धारा है, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ कहा जा रहा है आपको कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है एफआईआर लिखने के लिए, आप तुरंत लिखिए, कह रहा है। और कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए कि आप वेट कर रहे हैं वारंट आएगा तब हम किसी को अरेस्ट करेंगे, ना, डायरेक्ट उठाइए, ले जाइए अगर आपको लग रहा है। मगर वो उठाना भी रीज़नेबल होना चाहिए, आपको बिलीफ होना चाहिए, रीज़नेबल आधार होने चाहिए। पूछा जाएगा आपसे किस बेसिस पे उठाए हो भाई, पता चला अपराध कोई और किया, तुमको बस पकड़ना था, किसी को भी उठा के डाल दिए जेल में, ऐसे नहीं, आपसे पूछा जाएगा। सिर्फ यही है कि 18A है एक धारा, कह रहा नहीं, आपको दिखेगा कि सेक्शन नंबर 4 का सब सेक्शन 2 का क्लॉज B, 4 का सब सेक्शन 2 का क्लॉज B ये भी कह रहा है कि भाई पुलिस की एक ड्यूटी है। उन कई सारी वहाँ पे ड्यूटी का जिक्र है पुलिस की, वहाँ पे जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं उनकी ड्यूटी बताई गई है, जिसमें से पब्लिक ऑफिसर भाई पुलिस भी आ जाती है। तो उसमें से एक ड्यूटी बोला जा रहा है कि इनकी एफआईआर लिखना भी है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि भाई आपको लिखना ही पड़ेगा एफआईआर, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केस लॉ। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास जा रही है, पुलिस क्या करेगी, एफआईआर लिखेगी। अब एफआईआर जब लिखती है तो तुरंत वहाँ से क्या चालू हो जाएगी, एक इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन में मेन काम क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन का मेन काम होता है कि एविडेंसेस को ढूंढना, कि अपराध हुआ, किसने किया, क्या क्या एविडेंसेस हमें वहाँ से मिल पा रहे हैं, उन एविडेंसेस को कलेक्ट करना, उन एविडेंसेस के माध्यम से हमें ये बताना कि अपराध हुआ है कि नहीं हुआ। तो अगर जैसा भी हुआ तो वैसा वहाँ पे बनता है। अपराध हुआ होगा तो आप वहाँ पे चार्जशीट एक फाइल करेंगे। तो ये चार्जशीट का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये चार्जशीट कहाँ फाइल करेंगे, कोर्ट के सामने फाइल करेंगे। कोर्ट कौन सी होगी, यहीं पे ये पूरा खेल हो जाता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे फिर से देखिए, एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, पुलिस के पास जा रही है इन्फॉर्मेशन। चलिए अच्छा पुलिस से स्टार्ट करते हैं। पुलिस क्या लिखेंगे, एफआईआर, पुलिस बाउंड है एफआईआर लिखने के लिए। और एफआईआर के बाद क्या होगा, आपको इन्वेस्टिगेशन तुरंत चालू कर देनी है। इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको क्या करना है, एक चार्जशीट फाइल करनी है। ये इन्वेस्टिगेशन होती ही चार्जशीट तक है। इन्वेस्टिगेशन करके आपको चार्जशीट जमा करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि सर ये आधार बन रहे हैं जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ ये अपराध हुआ है, ये फलाना फलाना हमें एविडेंस मिले हैं, इतने। तो अब कह रहा है कि ये चार्जशीट कितने दिन में आपको जमा करनी है, 60 डेज। तो पहला काम क्या हो गया, ये पुलिस का यहाँ तक रोल आपको दिख गया मोटा मोटा। क्या, एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट, कितने दिन, 60 दिन। 60 दिन का जिक्र कहाँ मिलेगा, धारा 4 में मिलेगा, अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने भाई चार्जशीट जमा करवा दी। चार्जशीट कहाँ जाएगी, चार्जशीट जाएगी कोर्ट में। ये कौन सी कोर्ट है, कह रहा है स्पेशल कोर्ट यहाँ बनती है। यहाँ पे स्पेशल कोर्ट का गठन होता है। ये स्पेशल कोर्ट का जिक्र आपको मिल जाएगा कहाँ पे, सेक्शन नंबर 14 में मिल जाएगा। तो सेक्शन नंबर 14 में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे दो तरह की स्पेशल कोर्ट है। स्पेशल कोर्ट में ही दो तरह की एक कोर्ट डाल दिया, एक तो स्पेशल कोर्ट नाम की कोर्ट है और एक एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट है। तो ये दो कोर्ट है, दोनों को अभी आप स्पेशल कोर्ट की तरह समझिए, हम इस पे आगे जिक्र करेंगे। इनका गठन कौन कर रहा है स्पेशल कोर्ट्स का, कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट करती है। वहाँ की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछ के उनके साथ सुलह समझौता बातचीत अपना करके समझेंगे कि स्पेशल कोर्ट गठित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो कह रहा है कि स्पेशल कोर्ट गठन होने का तरीका भी कुछ होगा। कह रहा है कि स्पेशल कोर्ट जो होती हैं, ये जो सिर्फ स्पेशल कोर्ट है, ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट की अपनी सेशन कोर्ट होती है। सेशन कोर्ट जो होती है उसी को हम लोग स्पेशल कोर्ट बनाते हैं। एक है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। कह रहा है ये क्या है,
कह रहा है ये तब के लिए होती है, ये स्पेशली ये सेशन कोर्ट का वो हिस्सा यहाँ पे बना दिया जाएगा कि इसको स्पेशल बस एक काम दिया जाएगा कि आपका काम है एक्सक्लूसिवली सिर्फ एससी और एसटी के मैटर्स को सुनना। तो स्पेशली एकदम आप इसके लिए हो गए। मगर ये कब बनती है? कह रहा बनती तब है जब किसी राज्य में अपराध होने वाले कौन से अपराध, कह रहा एससी एसटी के अगेंस्ट होने वाले अपराध की संख्या ठीक ठाक दिख जाए। अगर ज़्यादा है, ज़्यादा कितनी गवर्नमेंट तय करेगी, ज़्यादा है कि नहीं, वो अपना कोई डेटा निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपना तय करेंगे कि ठीक ठाक संख्या है, यहाँ पे अपराध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कह रहे हाँ हो रहे हैं। तो कह रहे हैं अगर संख्या ठीक ठाक है तो आपको स्पेशल कोर्ट सिर्फ नहीं से आपको एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का गठन करना पड़ेगा जो स्पेशली इन मैटर को बस डील करे। ठीक है। अगर वो संख्या ज़्यादा नहीं है तो आप वहाँ की सेशन कोर्ट को ही स्पेशल कोर्ट मान लोगे, जो वहाँ की सेशन कोर्ट है उसी को आप स्पेशल कोर्ट का दर्जा दे दोगे, कहोगे आप एससी एसटी के मैटर जो है सॉल्व करिए। बस यही अंतर है स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। तो कहाँ तक थे हम लोग? चार्जशीट तक थे। कहाँ जाएगी? स्पेशल कोर्ट में जाएगी। स्पेशल कोर्ट आप लोग समझ गए कौन गठन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछ के। अब जैसे ही कोर्ट में गया मामला, तो कोर्ट क्या करती है? अब कोर्ट उस पर इंक्वायरी करेगी, उसका ट्रायल चलाएगी, इंक्वायरी करके देखी, कहीं इंक्वायरी करके देखी क्या कहीं पुलिस वालों ने किसी को फर्जी फंसाया तो नहीं है, क्या पुलिस वालों ने सही से अपना ड्यूटी किया है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया, किसी दूसरे को फंसाने के लिए बस ज़बरदस्ती चार्जशीट पेश कर दी। तो कुछ भी, या जो पेश की है उसमें सही धाराएँ नहीं लगाई जिससे कोई व्यक्ति को ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, तुमने कम लगा दी, तो ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें चेक करेगी कोर्ट, स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट के पास जब ये सेटिस्फाई हो जाएगा, चार्जशीट आ जाएगी, चार्जेस वो फ्रेम कर देगी, उसके बाद चालू हो जाएगा ट्रायल। मतलब अब विचारण वाली स्टेज आ गई, अब ट्रायल चालू हो जाएगा। अब कह रहा है जिस दिन से, इसमें एक बात भी बताई गई है, स्पेशल कोर्ट को जल्दी से इस मैटर को सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि स्पेशल कोर्ट का गठन ही हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि स्पीडी ट्रायल हो, स्पीडली तरीके से जो मैटर डिस्पोज किया जाए। तो अब बोल रहा है कि भाई जिस दिन चार्जशीट जमा होगी उसके 2 महीने के अंदर अंदर तुम जो इस पूरे मैटर को समाप्त कर देना, उसकी पूरी सुनवाई कर के। तो ये बात भी बोल दिया। क्या पहुंचा? स्पेशल कोर्ट को 2 मंथ के अंदर अंदर जिस दिन चार्जशीट जमा हुई वहाँ से 2 महीना गिन लो और डे टू डे ट्रायल चलाना। अगर किसी को दिक्कत लग रही है, फाइनली आपको क्या देना है? फिर जजमेंट आएगा 2 महीने के अंदर, 2 महीने में जजमेंट आएगा। अगर किसी को दिक्कत फिर अपील कर दो भाई। अपील कहाँ है? 14A में। ये सारी बातें। तो अपील करोगे, अपील कहाँ होगी? हाई कोर्ट में हो जाएगी। अब जरा अपील से भी जुड़ा ये देख लो। अपील जैसे ही होगी कहाँ होगी? हाई कोर्ट में होगी। हाई कोर्ट में कह रहा है कितने दिन में अपील करना है? कह रहा है जिस दिन भी जजमेंट आया है उसके 90 दिन के भीतर भीतर कर देना। ठीक है। मगर अगर कंडीशन कोई एक्सेप्शनल बन गई, कोई आपराधिक सिचुएशन आ गई भाई कि तुम नहीं, सच में तुम नहीं कर पाते, तो वो रीज़न हमें बताना, उसके बाद हम तुम्हारा 90 दिन का टाइम पीरियड और बढ़ा देंगे। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो 90 है उसको हम 180 कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा कंसीडर कर पाएंगे तो हम 180 दिन तक ही कर पाएंगे, मगर वो भी कोई जब आप रीज़न बता पाओगे ढंग का तब, वरना उससे पहले तो समय बस 90 दिन का ही है। 90 दिन के बाद अगर आपको 90 दिन एक्स्ट्रा बढ़वाने, मतलब 180 दिन करवाना है, तो आपको स्पेशल रीज़न कुछ बताना पड़ेगा। सर ये कारण थे, हम अपील फाइल नहीं कर पाए, कोई घटना हो गई थी, मेरे साथ दुर्घटना हो गई थी, मैं अस्पताल में था, कुछ भी हो सकता है भाई उस दौरान कि आपको समय ना मिला हो, तो आप वहाँ पे रीज़न देंगे। अब वो कंसीडर करना जो है कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट करेगी अगर उसको ठीक लगता है। तो जिस दिन अपील फाइल हो गई, अपील एक्सेप्ट हो गई है। अब यहाँ जिस दिन से अपील एक्सेप्ट हो गई यहाँ पे कोर्ट में, उसके 3 महीने के अंदर अंदर जो है हाई कोर्ट को भी पूरी अपील को फाइनलाइज करना है, इसको डिस्पोज करना है। तो ये सारी मैटर हो गई। अब देखिए जरा सुनिए, ये थे पुलिस जिन्होंने चार्जशीट जमा की। चार्जशीट कहाँ की जमा? कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में। स्पेशल कोर्ट में चलेगा ट्रायल। स्पेशल कोर्ट में मामला चलता है जब दोनों पार्टीज आपस में टकराती हैं, दोनों पार्टी एक अपना पक्ष रखेगी, दूसरा अपना पक्ष रखेगी, यही सब होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन एक आता है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नाम का एक व्यक्ति आएगा। अब जैसे ये व्यक्ति आएगा, इसका काम क्या है? कह रहा है किसी भी मामले को ओपन कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है। तो ये होता है राज्य का आदमी। राज्य का आदमी ही जो पीड़ित पक्ष होगा उसकी तरफ से केस लड़ता है, जिसके अगेंस्ट अपराध हुआ है। मतलब अपराध होना एक बड़ी बात है। अपराध होने का मतलब हो गया एक बड़ी बात, मतलब राज्य के विरुद्ध अपराध हो जाना, पूरे राज्य के अगेंस्ट होता है वो। तो जब राज्य के अगेंस्ट होगा तो राज्य खुद केस लड़ेगा, खुद अपने हाथ में जिम्मा लेगा। भाई तुमने अपराध कैसे कर दिया हमारे समाज में, हम पुलिस इतनी खर्चा कर रहे हैं और तुमको इतना लॉ पढ़ा रहे हैं, सबके लिए कानून पास हो रहा है, तुम लोग पढ़ लिख नहीं रहे हो, तो यही सब गंवारपना वाला काम कर रहे हो, और फिर उसके बाद हमारे लिए काम बढ़ा दे रहे हो।
तो कहेंगे हम किसी दूसरे भरोसा क्यों करने जाए, हमने एक आदमी को रख रखा है, वही केस लड़ेगा इस पीड़ित व्यक्ति की तरफ से, या ये कह लीजिए राज्य की तरफ से। वही पीड़ित व्यक्ति का मामला पूरा राज्य अपने हाथ में ले लेता है। तो उस पीड़ित व्यक्ति की तरफ से कौन आ जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वही जिसको हम लोग सरकारी वकील कह रहे हैं। तो मगर यहाँ पे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सीधी सी कहानी ये है बेचारे की कि ये तुमको मिल जाएगा धारा 15 में। इसकी सीधी सी बात और क्या है कि भाई या तो कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहा हो उसको उठा के आप स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दीजिए, या किसी एडवोकेट को अगर आपको बनाना है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो इन दोनों के केस में आपको जो है 7 साल का एक्सपीरियंस मान के चलिए। अगर आपको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको किसी को अपॉइंट करना है तो 7 साल का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो बन सकता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अदरवाइज वो इसके लिए क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। तो हमने क्या क्या देख लिया भाई, यहाँ पे हमने कई सारी चीज़ देख ली कि हमको देखो 14 में मिल जाएगा स्पेशल कोर्ट मिल जाएगा, 14A में हमको अपील का प्रोविज़न दिख जाएगा, 15 में हमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिख जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको दिख जाएंगी। उसके बाद जब आप आएंगे कि भाई ये सारा मामला चल किस पे रहा है, ये सारा मामला उठेगा तब जब अधिकार की बात होगी। ये अधिकार कौन से हो सकते हैं, कह रहा है कि ये अधिकार कहीं तो मिले होंगे, कहीं तो जिक्र हुआ होगा, कुछ तो अधिकार इनके इस लॉ में होंगे। कह रहा है कुछ अधिकार इनके पास हैं, ये सारी चीज़ अधिकार जहाँ होगा वहीं उसका उपचार होगा। मतलब वेयर देयर इज़ राइट देयर इज़ रेमेडी। ये वाला आप जो भी लॉ के स्टूडेंट है ये बात ज़रूर जानते होंगे। तो अब भाई ये किनके अधिकार, ये अधिकार हैं विक्टिम के और विटनेस के। जो विक्टिम और विटनेस होंगे इस मामले में उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं। वो अधिकार कहाँ दिए हुए हैं, 15A में, धारा 15A में मिल जाएंगे अब आपको। तो इतनी बातें मेरे ख्याल से अभी तक आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए ये जब एक्ट आप पूरा पढ़ेंगे तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें आप जो है देखेंगे कि मेंशन नहीं है इसमें डायरेक्टली कोई चीज़, कौन उठाएगा किसी व्यक्ति को, कौन अरेस्ट करेगा, किसके पास ले जाएगा, ये सारी बातें आपको दिखेंगी नहीं इसमें। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक्ट आपको बता नहीं रहा कहाँ पे जाना है आपको, ये बता नहीं रहा कोई व्यक्ति अरेस्ट कर पाए कि नहीं कर पाए, करेगा तो कौन करेगा। इस तरह की लड़ाइयों में मत फंस जाइएगा। ये बहुत क्लियर तरीके से बता रहा है कि भाई मैं हूँ क्रिमिनल लॉ, और क्रिमिनल लॉ का सबसे जो बेसिक और जनरल लॉ है वो है BNSS, जो प्रोसीजरल लॉ है। तो किसी भी क्रिमिनल लॉ की बात, चाहे कोई भी क्रिमिनल लॉ हो, अगर वो खुद कर देता है उस विषय में प्रोसीजर की बात तब तो ठीक है, मगर अगर वो अपने विषय में नहीं बता रहा है तो ऑब्वियस सी बात आप मान के चलेगा उस विषय पे लागू होने वाला है BNSS, यानी हमारा पुराना CRPC। वो लागू होकर सारी व्यवस्थाओं को डील करेगा। इसका मतलब अगर नहीं दिया है तो ये अंडरस्टूड वाली बात है। क्यों, क्योंकि इस कानून का जब आप डेफिनेशन क्लॉज पढ़ेंगे तो डेफिनेशन क्लॉज में जो F नंबर यानी धारा 2 का क्लॉज F जब आप आएंगे तो वहाँ भी यही बात बोल रहा है, कह रहा है कि अगर कोई बात यहाँ पे दी नहीं है, मतलब अगर एक्सप्लेन नहीं की गई, जैसे हम मान लें कि शब्द के रूप में कोई वर्ड या कोई भी एक्सप्रेशन जो यहाँ यूज़ हो रहा है उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया मगर यूज़ हो गया, हमें उसके बारे में जानकारी नहीं पता चली यार उसका मतलब क्या है, कहाँ समझे, तो कह रहा है इस एक्ट के ऐसे शब्दों ऐसे एक्सप्रेशन का मतलब हम IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट से निकालेंगे। तो सीधी सी बात कि अगर हम मोटा मोटा क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि ये एक्ट आप अकेले मत पढ़िए, एक्ट आपको पढ़ना है IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ। तो ये तीनों एक्ट जो है समझाते रहेंगे बीच बीच में, और कहीं भी अगर गायब है कोई चीज़ तो वहाँ वर्ड कोड नाम का ऐसे वर्ड यूज़ हुआ है, और कोड का मतलब सीधा सीधा है CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब कुछ बातें जैसे देखिए यहाँ पे क्या चल रहा था अभी कि भाई अरेस्ट हुए, अपील हमने सब कुछ देख लिया कि अरेस्ट हुए, कोर्ट के सामने मामला गया, कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, जजमेंट से कोई खुश नहीं है तो भाई आप अपील करिए। अपील कहाँ करेंगे, हाई कोर्ट में करेंगे इसकी अपील सीधा। तो ये सब एक एक चीज़ आपके लिए क्वेश्चन है। मैं उस तरह से नहीं पढ़ा रहा हूँ जैसे इस एक्ट को धारा बाई धारा, मैं एक आपकी एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे पूरी लेके आ रहा हूँ कि हाँ मैटर कैसे चल रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, FIR हो रही है, उस पर पुलिस वालों की जिम्मेदारी इन्वेस्टिगेशन करना, 60 दिन के भीतर चार्जशीट को आप जो है फाइल करिए। चार्जशीट फाइल होगा तो उस दिन से आप 2 महीना जोड़ लीजिए, तो स्पेशल कोर्ट जो है उसको जो है पूरा फाइनलाइज करेगा मैटर, जो भी होगा जजमेंट आएगा। अगर जजमेंट से कोई खुश नहीं तो 90 से 180 दिन का आपके पास टाइम है, आप अपील कर दीजिए। अपील कहाँ होगी, हाई कोर्ट में होगी। हाई कोर्ट के पास फिर समय है कि भाई आप जो है 3 महीने के अंदर अंदर उस अपील को निपटाइए, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास। अब इस बीच और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक प्रोविज़न है 438 का, 438 ऑफ CRPC।
ये बात करता है एंटीसिपेटरी बेल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत का सीधा सा मतलब होता है एक व्यक्ति है ए, जिसको भय है कि ये बी नाम का व्यक्ति इसको किसी मामले में बाद में अरेस्ट करवाने वाला है। अब इनके मन में भय है, हो सकता है इन्होंने सच में अपराध किया हो, या बस इनको लग रहा है कि नहीं जानबूझ के फर्जी फंसाएगा, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो कह रहा है कि अगर इनको डर है कि भाई ये अरेस्ट हो जाएंगे, तो इससे पहले ही ये कोर्ट चले जाएंगे और कोर्ट में जाके अपनी बात रखेंगे, तो कोर्ट इनको जो है अग्रिम जमानत दे देता है कि ठीक है, तुम अगर उठा लिए जाओगे, मान लो पुलिस तुम्हें उठा भी लेती है इन केस, और तुम अपनी अग्रिम जमानत शो करोगे पुलिस वालों को, तो वहीं तुम छूट जाओगे तुरंत, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कानून कह रहा है 438 वाली जो धारा है, मतलब अग्रिम जमानत, ये SC ST कानून के ऊपर लागू नहीं होती, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी अग्रिम जमानत नहीं मिलने वाली। दूसरी बात, जो 360 ऑफ CRPC की प्रोविज़न है, यानी प्रोबेशन और एडमोनिशन वाला जो पोर्शन है, जहाँ पे डांट फटकार के और आपके अच्छे आचरण पे आपको छोड़ देते हैं, प्रोबेशन पे आपको छोड़ दिया जाता है, तो वो सब चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। जैसे 360 क्या कहता है, ये बात करता है प्रोबेशन की, कि भाई प्रोबेशन का मतलब हो सकता है किसी व्यक्ति ने पहली बार अपराध कर दिया और उसका हिस्ट्री जब उठाते हैं देखते हैं बहुत क्लीन है, एकदम साफ़ सुथरा व्यक्ति है, मगर कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि उसने अपराध कर दिया, बाद में उसका आचरण भी देखा गया ठीक है, देखा जा रहा है पहली बार का ये अपराधी है, तो इसको बजाय जेल में रखने के उसको सही जगह वापस भेज दिया जाए। तो देखते हैं कि हाँ ठीक ठाक व्यक्ति, डांट फटकार के उसको समझा के या उससे बॉन्ड भरवा कुछ भी करके ऐसे उसको वापस भेज देते हैं कि भाई ठीक है तुम जेल में नहीं, तुम्हारी गलती थी। इस अब देखिए प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट नाम का एक एक्ट भी अलग, तो वहाँ पर भी इस प्रोविज़न को ले जाते हैं, वहाँ डील करते हैं, ये एकदम पता चल जाता है वहीं पर, पहले देखा जाता है कि हाँ प्रोबेशन पे इसको ले जाने लायक है कि नहीं व्यक्ति, तो पहले ये सब काम हो जाते हैं। तो क्या कह रहा है ये, इस कानून में ऐसा क्या काम है, कह रहा है 360 को भी बोल दिया कि भाई यहाँ लागू नहीं होगा, मतलब यहाँ पे अगर आप अपराधी हुए तो आप पूरी तरह समाप्त। तो इसलिए ये सब गलती मत करना, यहाँ पे आपको प्रोबेशन पे भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 2 धाराएं फिर ख़त्म हो गई हैं। जो 438 वाली बात थी, ये धारा 18 कह रही थी, 360 धारा भी अप्लाई नहीं होगी, ये बात धारा 19 कह रही थी। तो आपकी 2 धारा यहाँ पे और समाप्त हो गई। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई इंक्वायरी करनी है जो पुलिस को, बीच में एक 18 के बाद 18A नाम का एक आएगा सेक्शन, 18A फिर 19 आएगा। तो 18A नाम का जो है ये कह रहा है कि भाई कोई भी किसी व्यक्ति को आपको अरेस्ट करना है, जाके करिए, कोई दिक्कत नहीं है, FIR आप बाउंड करिए, वहाँ पे कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत जाके अरेस्ट करिए, FIR लिखिए, अगर किसी को अरेस्ट करने की जरूरत है अरेस्ट करिए, कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है वहाँ पे कि आप वेट कर रहे हैं वारंट हमें चाहिए। तो ये बातें कहाँ बोली जा रही, कह रहा है धारा नंबर 18A में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इतनी बात आपके यहाँ पे 2-3 सेक्शंस और ख़त्म हो गए। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 कह रहा है कि ये जो कानून है SC ST एक्ट, किसी भी दूसरे कानून के ऊपर ओवर राइडिंग इफेक्ट रखेगा। मतलब क्या कि ये भाई अध्यारोही होगा। अब अध्यारोही का मतलब क्या कि अगर जैसे कोई भी कानून आ गया, जैसे एक तरफ है ये SC ST कानून है, ये दूसरी तरफ मान लेते हैं कि CRPC ले लें, तो कह रहे CRPC के किसी प्रावधान में और SC ST किसी प्रावधान में अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, टकराव हुआ, तो बात SC ST की मानी जाएगी। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा ये था कि अगर 2 कानूनों में टकराव हुआ जिनमें से एक SC ST है, तो भाई माना कौन जाएगा, SC ST कानून। ये बात कौन कह रहा है, धारा नंबर 20 इस कानून की। तो किसी भी एक्ट के ऊपर, किसी भी अधिनियम के ऊपर SC ST एक्ट का ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा, ये बात एकदम क्लियर होगी। अब क्या, यहाँ पे फिर कह रहे हैं एक नया धारा आ जाएगी 21। ये अब जो भी गवर्नमेंट के जो लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको ड्यूटी कह रहा है, उनकी ड्यूटी क्या है कि ज़रा हर वो पॉसिबल काम करे जिससे इस कानून को इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब इसको ये सब धाराएं आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनना होगा तो बनेगा, वरना मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। इससे आपको बस ये है कि ये बस एक आपको ऊपर से एक इशारा दिया है गवर्नमेंट के लोगों की, हाँ भाई ये कुछ मैंने बातें लिख दी हैं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे जो है अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, जिससे हम सही तरीके से इफेक्टिव तरीके से हम इस कानून की हर एक बात को लागू करवा सकते हैं। बस इतना ही याद रखिए कि इफेक्टिव तरीके से लागू कराने की ड्यूटी डालना है बस गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पे, बस। तो ये सारी बातें हो गई। उसके बाद एक और धारा देख लो भाई, ये है धारा नंबर 22। कुछ नहीं कह रहा है, सीधा सीधा गवर्नमेंट के आदमियों को बचाने की बात कर रहा है। अब यहीं से पूरे गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय हो, इसी से बच रहा है, इस कानून के अगेंस्ट आने से। अब उसने अपराध किया हो चाहे ना किया हो, बस आखिरी में आपको ये साबित करना है उसने गुड फेथ में काम किया, मतलब अच्छे आशय से, उसके जो है नीयत अच्छी थी,
वो इस कानून की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उनको लागू करने के सेंस में सारे कार्य कर रहा था कि ऐसा कुछ ना हो कि इनके अगेंस्ट मैं अत्याचार कर दूं या कोई अपराध कर दूं, इस सेंस में नहीं कर रहा था। तो गुड फेथ में उसने सारे कार्य किए हैं, तो भाई उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनेगा किसी भी गवर्नमेंट के आदमी की तरफ अगेंस्ट जो है, कोई भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे कोई भी अथॉरिटी का हो, तो उसके अगेंस्ट कोई भी मुकदमा नहीं बनेगा। सीधी सी बात है, धारा 22 सभी सरकारी आदमियों को बचा रही है। बस आपको शो क्या करना है, दिखा दिया अच्छी नीयत से, अच्छे आशय से उन्होंने कार्य किया है। तो बस, और उसके बाद एक आ जाती है धारा 23 से कह रहा है रूल बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति। अब इस कानून के संबंध में नियम बनाने की शक्ति किसके हाथ में है, तो कह रहा है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इससे जुड़े नियम बना सकती है। और उसी का नतीजा है जो 1995 में कुछ नियम बने और रूल्स इसमें जुड़ गए। 1995 इसमें टोटल 18 रूल्स है, स्टार्टिंग में आप लोगों ने देख लिया था। तो टोटल 18 रूल्स, मतलब यहाँ पे धारा 21, 22, 23 समाप्त। उसके पहले की भी कुछ धाराएं हम लोगों ने देख ली हैं। अब देखिए, क्या पुलिस हमेशा बस क्या अपराध होने का इंतजार करे, अपराध होगा तभी कुछ कार्य करेगी, कह रहा नहीं, एक प्रिवेंटिव मेजर भी लेना ज़रूरी होता है। तो पुलिस के पास जो भी अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पे, जिनके पास शक्ति है, वो प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। और प्रिवेंटिव एक्शन में अगर आपको एक वर्ड में समझना है कौन ले सकता है, तो याद रखिएगा जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की क्वालिटी में, मतलब या उसकी रैंक में आएंगे, उसके लिए क्वालिफाई लोग हैं, वही बस आ पाएंगे यहाँ पे। जैसे आपके डीएम हो गए, एसडीएम हो गए, कोई भी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया, चाहे एसपी हो गए, ये सब आ जाएंगे यहाँ पे। तो इस रैंक के लोग जो भी एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट आ रहे हैं, तो वही लोग यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। अब ये कौन सा धारा है भाई, ये है 17। हम लोग देखिए सब लाइन से डील हो चुका है, 18 भी हो गया, 18A भी हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21, 22, 23 ये सब खत्म हो गया है। 17 पे आ जाइए। 17 भी बहुत छोटा सा कह रहा है कि डीएम, एसडीएम या कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या कोई अदर पुलिस ऑफिसर जो कि एसपी के रैंक से नीचे का ना हो, डिप्टी एसपी के रैंक से नीचे का ना हो, तो ये सब अगर इन्फॉर्मेशन पा रहे हैं किसी तरह की, उनको लग रहा है कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति जो SC ST कम्युनिटी का नहीं है, और उनको लग रहा है कि वो व्यक्ति जो है अपराध करने वाला है, वो कर सकता है SC ST वर्ग के अगेंस्ट या किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, या उसने धमकी दे रखी है, तो ऐसे टाइम पे आपको बैठ के मुंह नहीं देखना कि अपराध हो जाने देंगे तब उनको रोकेंगे, नहीं। तो यहाँ पे ये लोग को अगर ऐसी सूचना मिलती है तो तुरंत ऑर्डर देके उस एक्ट को प्रिवेंट करने का काम करेंगे। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी जिम्मेदारी है पुलिस वालों की, सिर्फ मुंह बैठ के नहीं ताकना है। यहाँ पे उनकी जिम्मेदारी की समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखें, सभी लोग अब एक बेहतर तरीके से बिहेवियर अपना करें, उनको उनकी जिम्मेदारी है कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखें। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी पुलिस, या ये कह लीजिए जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव के जो हाई रैंक वाले ऑफिसर्स थे, कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इंक्लूडिंग डिप्टी एसपी भी लास्ट में जो पुलिस ऑफिसर की रैंक का आ रहा है, तो वो सब ये एक्शन ले सकते हैं, उस व्यक्ति को पहले ही रोक सकते हैं। इसे कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन लेना। तो ये प्रिवेंटिव एक्शन लेने की बात कौन कर रहा है? धारा 7 कह रहा है कि पहले ही रोक दो, मतलब निवारक कार्यवाही की बात कर रहा है, निवारक कार्यवाही। तो ये होते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। अब इसमें जो भी आपको देखने को मिलेगा कि भाई आपने कोड में, मतलब सीआरपीसी में आपने देखा है चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11, ये सभी सेम वही पीस को बचाने के लिए, कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर वाली बात कर रहे हैं। मेंटेन करना है क्या, पब्लिक में हारमनी बनाए रखना है, ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक ऑर्डर, ये सबको मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करना है? एक्शन करना है कुछ। अब एक्शन कैसा हो सकता है प्रिवेंटिव नेचर का हो। तो प्रिवेंटिव का मतलब होगा कि पहले ही उसको रोक दीजिए, अपराध होने का इंतजार मत करिए। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद जो धारा आपको 16 एक देखने को मिलती है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इसको आप पढ़ें, इसको छोड़ दीजिए। इसमें बस याद रखिएगा, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी जा रही है कि वो भाई कलेक्टिव फाइन भी लगा सकता है, बस। तो इसमें आप इतना ही रखिए 16 में। अब कुछ आपका एक पूरा ग्राफ एक आपके माइंड में बन चुका होगा, जैसे क्या कि हमने देखा कि भाई एक इन्फॉर्मेशन आती है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन के बाद पुलिस एक्टिव हो जाती है, उसको काम हो जाता है कि भाई FIR आपको लिखना है, बाउंड है, आप मना नहीं कर सकते क्योंकि 18A नाम की एक धारा है वो आपको बाउंड कर रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केस लॉज हैं जो भी आपको बाउंड कर रहे हैं, तो आप भाग नहीं सकते इस चीज़ से। दूसरी चीज़, उसके बाद जैसे ही FIR होगी उसके बाद आपका काम हो जाए तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन तैयारी करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, जिसको बल पड़ रहा है अरेस्ट करिए, ज़रूरत लग रही है तो। उसके बाद चार्जशीट फाइल करिए। चार्जशीट कितने दिनों में? 60 दिनों में। उसके बाद ये कहाँ आप जमा कर रहे हैं? पहली चीज़ तो ये 60 दिनों में जब आप जमा कर रहे हैं तो किसके सामने जमा कर रहे हैं? ये है स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट के सामने आप जमा करेंगे, सारी कार्यवाही इन्हीं के सामने चलेगी।
अच्छा मान लीजिए कार्यवाही यहाँ जो चल रही है, अगर कोई पुलिस वाला ये मामला जो है पूरा उठा के आम मजिस्ट्रेट, मतलब आम कोर्ट, इस स्पेशल कोर्ट के अलावा की जो कोर्ट है, मान लीजिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वहाँ ले जाके सौंप दिया और उन्होंने उस मामले का संज्ञान ले लिया, तो क्या वो गलत हो जाएगा मामला? कह रहा नहीं, ये गलत नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं दिया हुआ है कि आप उसको पास ले जाने से रोक रहे हो। याद रखिए, किसी भी कानून को आप थोड़ा पॉजिटिव सेंस में पढ़िएगा। ये कानून की जो बातें होती हैं ये किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाने के सेंस में होती हैं। किसी भी प्रोविज़न को नेगेटिव सेंस में नहीं यूज़ किया था कि अच्छा उन्होंने ले लिया एक्शन तो क्या हो गया। आप जरा समझ के देखिए, अगर उसने एक्शन ले ही लिया, इन केस मान लीजिए गलती से या जुडिक्शन की गलती से कुछ भी हुए, अगर डायरेक्टली अभी चला गया मजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने अगर संज्ञान ले लिया तुरंत मोटा मोटा, तो इसमें गड़बड़ की बात क्या है? वैसे ही उनको मामला जो उठा के दूसरे को देना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना ही पड़ता है, तब उठ के यहाँ आ जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर इनके पास चला गया नॉर्मल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास अगर मामला, वो संज्ञान लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि ये लॉ में कहीं नहीं दिया हुआ है कि संज्ञान यही ही लेंगे, इनके अलावा कोई नहीं लेगा, और अगर ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दिया है। लॉ को हम पॉजिटिव सेंस में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हमें दिलवाना है न्याय, और न्याय दिलवाने के लिए हम जो बल पड़ेगा वो माध्यम यूज़ करेंगे, मगर वो माध्यम ऐसा ना हो इलीगल हो। भाई अगर कोर्ट में एक जा रहा है, एक के पास नहीं चला गया, दूसरे के पास चला गया गलती से, तो वो उसको बाद में आपको दे देगा। वो बस ये कि कॉग्निजेंस ले लिया, संज्ञान ले लिया उस मैटर पे, क्या दिक्कत हो गया? जो जो एविडेंसेस उसने देखे, जो उसके सामने बना, फ्रेम किया, उसने दे दिया, आगे मामला चला गया, क्या दिक्कत है इसमें? तो अब याद रखिएगा, ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें होती हैं, आदमी इसमें कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है कि नहीं नहीं बहुत उसमें इतना ज़्यादा इंटरप्रिटेशन करने लगेगा, सब चीज़ गड़बड़ कर देगा वो। तो स्पेशल कोर्ट के पास जाएगा, स्पेशल कोर्ट क्या करेगी, उसको सुनवाई करेगी, पूरे मामले में जजमेंट देगी, कितने दिन में? भाई आपको 2 महीने में आपको ये मामला पूरा समाप्त करना है। अब बस यहीं पे लगाइए रोक। 2 महीने में क्या आएगा? एक जजमेंट आएगा। जजमेंट में क्या होगा? जजमेंट मान लीजिए हम उसको दिलवा दें सज़ा, कह रहे हैं सज़ा दिलवा दी, अब कैसी कैसी सज़ा है यहाँ पे, अब जरा पूरा आप सज़ा वाला पोर्शन देख लीजिए। सज़ा के सेंस में अगर आपको पढ़ना है तो धारा 3 आपको पढ़नी पड़ेगी, धारा 3 क्लॉज 1, या ये कह लीजिए सबसेक्शन 1, इसका सबसेक्शन 2 धारा 3 का, आपको धारा 4 मिल जाएगी इस सेंस में, आपको धारा 5 मिल जाएगी, और कहीं न कहीं धारा 10 भी मिलेगी, और अगर बहुत और थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं 7 भी कुछ ऐसा ही है। धारा 3 का एक सज़ा का जिक्र कर रहा है, धारा 3 का 2 में जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग अपराध हैं। धारा 3 में पूरा प्योर 3 का 1 जो है प्योर अत्याचार की बात कर रहा है, किसी को मार दिया, पीट दिया, गाली गलौज कर दिया, कुछ उल्टा सीधा सामान खिला दिया, कुछ भी फालतू चीज़ें मुंह में डाल दी, सर मुंडवा दिया, चप्पलों की माला डाल दी गले में, किसी भी स्त्री को गलत तरीके से टच कर दिया, ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब फिर उसके बाद ये कैटेगरी एक बनती है, यहाँ पे अलग अलग सज़ा है कि आपने मिथ्यारोप लगा दिए, आपने किसी की उसकी जो SC ST वर्ग का व्यक्ति है उसकी प्रॉपर्टी आपने नष्ट करनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी नहीं, या तो वो जहाँ रहता है वहाँ पे आपने आग लगवा दी उसे घर में, उसके जो धार्मिक स्थल है मंदिर या जो भी, तो वहाँ पे उसके आपने नष्ट करवा दिया, आग लगवा दी। तो और कुछ अपराध किए जो IPC में हैं, तो IPC में जिक्र होता है, कुछ अपराध जो शेड्यूल में है, तो शेड्यूल, IPC, मिथ्या आरोप, ये सब जो है धारा 3 के 2 में आ जाएंगे। 4 कहाँ आ जाएगा? 4 कह रहा है कि अगर कोई सरकारी आदमी, कुल मिलाकर पुलिस वालों के लिए है, पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की और गलत तरीके से उससे निगलेक्ट किया, और निगलेक्ट करने वाला व्यक्ति वो था जो SC ST वर्ग का नहीं था, तो भैया वो नपे, सीधी बात। धारा 5 पे आ जाएंगे। धारा 5 कह रही है, धारा 5 कह रही कि एक बार अपराध में सज़ा हो चुकी है, चैन नहीं मिला, फिर तुमने अपराध कर दिया इसी कानून में, तो फिर से अपराध किया तो भाई सज़ा बढ़ के मिलेगी, बस यही चीज़ है। उसके बाद 10 कह रहा है, 10 कह रहा है कि भैया कोई ऐसा व्यक्ति जो संभावना है कि वो व्यक्ति अब अत्याचार करेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा SC ST वर्ग के लोगों के साथ, तो इस व्यक्ति को उठा के बाहर फेंकवाओ इस एरिया से, इसको बाहर फेंको, तब थोड़ी शांति रहेगी समाज में। 7 बात कर रहा है संपत्ति की जब्ती को लेके, मतलब फॉरफिट करने की बात कर रहा है, तो वहाँ पे कोर्ट आदेश दे सकती है साथ में कि भैया इनकी प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी से अपराध हुआ है उस प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लो। तो मोटा मोटा ये तो आपको इतनी सारी धाराएं यहाँ भी क्लियर हो गई। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, मगर जिसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन सारी धाराओं को थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अब थोड़ा हम लोग अपने प्रोविज़न की तरफ बढ़ते हैं, देख लिया जाए एक बार मोटा मोटा क्या क्या चीज़ें हैं धाराओं के अकॉर्डिंग थोड़ा सा, कि हाँ भाई धारा। अब हम सीधा पहले डेफिनेशन क्लॉज नहीं, पहले आते हैं सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 का क्लॉज 1, अभी जो हम लोग पनिशमेंट देख रहे हैं
कि मिल गई है सज़ा, जजमेंट हुआ है, जजमेंट में सज़ा दे दी गई। अब सज़ा वाला पोर्शन पढ़ के हटाइए, सारी बातें ही खत्म हो जाएंगी, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं ज़्यादा इस कानून में। अब ये बोल रहा है कि जैसे क्या क्या वो अत्याचार हो सकता है। क्लॉज 1 में कह रहा है किसी कुछ खिला पिला देना। क्या खिला पिला देना? कह रहा है कुछ अखाद्य पदार्थ या कुछ घृणाजनक चीज़ें कुछ मुंह में डाल दिया, उसके ज़बरदस्ती मुंह में डाल दिया, या आप उसको मजबूर कर रहे हो कि नहीं ये खाओ, ये पियो। अब भाई ठीक है, आप ऐसा करोगे। और ये कर कौन रहा है? कह रहा है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो SC/ST वर्ग का नहीं है। किसके साथ कर रहा है ये अत्याचार? SC/ST व्यक्ति के साथ कर रहा है। ठीक है, तो बस आप नप गए, धारा 3 क्लॉज 1 में आप गए। दूसरा क्या कर रहे हो? उसके परिसर को गंदा कर रहे हो। किसी भी मल मूत्र, पशु शव या कोई भी घृणाजनक पदार्थ जो गंदगी फैलाता है, उसके घर के बाहर, आप परिसर के बाहर जहाँ से वो प्रवेश होता है, एंट्री होती है, वहाँ आप गंदा कर रहे हो जानबूझ के, कि इससे भाई वो परेशान होगा, अनॉय होगा, या आप उसको अपमानित करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। अब कह रहे हैं कि भैया हो सकता है कि घर पे फेंकने का हिम्मत नहीं बन पाया, वो फेंक देंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो कह रहे चलो घर पे नहीं फेंक के उसके बगल अगल फेंक देते हैं, अगल बगल में। तो पड़ोस में भी ये करके ऐसा अगर काम करोगे तो भी आप इसमें नापे जाओगे। ये सब काम, गंदगी फैलाना, कुछ भी मलमूत्र, कुछ भी गंदी चीज़ फेंकना, ऐसा आप मत करिए। पहली चीज़ देखिए, ये धारा है बहुत लंबी चौड़ी, आपको बस थोड़ा सा आइडिया लेना है क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। और इसके बाद तो जो भी चीज़ आप सोच सकते हो अपने दिमाग से कि ये तो यार इसके खिलाफ अपराध होगी, मैंने अगर ऐसा कर दिया इस व्यक्ति के अगेंस्ट तो यार गलत है ये, तो आपको जो जो गलत लग रहा है SC/ST वर्ग के अगेंस्ट करना, वो हर चीज़ इसमें इंक्लूड है। मैं पूरी नहीं बता पाऊँगा, मगर जितनी बताऊँगा काफ़ी बता दूँगा आपके लिए, तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें लगभग। पूरी बताना मतलब कोई मतलब नहीं है उसका। अब जैसे आगे आइए इसमें, और क्या कह रहा है कि भाई चप्पल जूतों की माला उठा के गले में डाल दिए, तो ये सब चीज़ें भी अपने आप में गलत है। SC/ST एक्ट में जो है आपको अपराधी बना देगी। किसी को चप्पल जूते की माला डाल दिए, किसी को नग्न करके घुमा रहे हो, नग्न में अर्ध नग्न करना भी शामिल है, किसी को बलपूर्वक आपने उसे कपड़े उतार दिए, सर मुड़वा दिए, मूछें उसकी जो है कटवा दी, तो ये सब चीज़ें भी गलत है इसमें। ठीक है, अब ये हो गया कि आपने किसी की ज़मीन कब्जा कर ली। अब आप क्या किए, रॉन्गफुल तरीके से गए, उसकी लैंड को ऑक्यूपाई कर लिया, उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर लिया। अब उस पर वो खेती करता था, हो सकता है, ठीक है। अब उस खेती करने वाली ज़मीन को अब अपने नाम कर लिया, अब आप कर रहे हो खेती। उस भूमि से उसको भगा दिए, आपने उस प्रॉपर्टी को बिना उसके परमिशन के किसी दूसरे को अंतरित कर दिया, बेच दिया। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें गड़बड़ मानी जाएगी, और आप जो है माना जाएगा आपने SC/ST वर्ग के व्यक्ति के अगेंस्ट जो है कोई ना कोई अपराध किया है। अब ये कर लिया, या तो उसको बेकब्जा कर दिया उसकी प्रॉपर्टी से, ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई आपने रॉन्गफुली उसको डिस्पोजेस कर दिया। अब डिस्पोजेस में याद रखिएगा, डिस्पोजेस भी है, और उसमें बोला या तो आपने उसको भगा दिया उसकी प्रॉपर्टी से, उसको बेकब्जा कर दिया, या आप अब ये नहीं कर पा रहे हो तो भाई वो अपनी प्रॉपर्टी का सही तरीके से यूज ना कर पाए, इसलिए आप उसमें बीच में कुछ ना कुछ उसको परेशान किए रहते हो, उसमें हस्तक्षेप किए रहते हो, उसके उपभोग नहीं करने दे रहे हो अपनी चीज़ों का। अब भाई किसी के पास घर है, तो घर अगर बना के रखा है, खिड़की है उसके पास घर में, अब खिड़की, अब वो बेचारा आपसे बस कमज़ोर है ताकत में, और भी जो ताकत का मतलब बाहुबल की बात नहीं है, जो भी आपके पावर है, अदर प्रशासनिक शक्तियाँ, जो भी आपके भाई लिंक बहुत हैं अच्छे अच्छे लोगों से, तो आप क्या कर रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो। कभी सामने दीवार खड़ी कर दे रहे हो, कभी कुछ कर दे रहे हो, कि मतलब वो अपने घर का यूज़ नहीं कर पा रहे, कभी रास्ते पे कुछ भी कर दे रहे हो, कोई रोक बैरिकेडिंग कर दे रहे हो कि आप यहाँ से नहीं जाओगे, तो उसको परेशान कर रहे हो, अपनी लैंड का या अपनी भूमि का किसी प्रकार से आप उसको यूज़ नहीं करने दे रहे हो सही से। तो जब आप उसको उपभोग भी नहीं करने दोगे तो भी आप अपराधी माने जाओगे। तो ये सारी बातें। उसके बाद आप बेगारी उससे जो है भाई ये सब करवा रहे हो, उसको पकड़ के रखे हो, ज़बरदस्ती उससे फोर्स लेबर करवा रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हो तो कम दे रहे हो, ये सारी चीज़ें हो गई। देवदासी, किसी भी स्त्री को उठा के मंदिर अंदर में दे देना, जो पहले प्रथा चली आ रही थी, तो देवदासी के रूप में भी अगर आपने किसी महिला को दे दिया तो ये भी जो है अपराध माना जाएगा। किसी को मतदान में, मतलब एक तो आप वोट नहीं करने दे रहे हो उसको क्योंकि वो SC/ST वर्ग का व्यक्ति है, या वोट करने दे रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल करके वोट करवा रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़, उनको जो है इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होने दे रहे हो कि ना तुम नहीं खड़े होगे, या इलेक्शन में खड़े होकर अगर जीत भी जा रहे हो तो उनको कंट्रोल कर रहे हो, काम नहीं करने दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन से जुड़ी हो जाएंगी। उसके बाद आप उन पर मिथ्या आरोप लगाने की उनको धमकी दे रहे हो या लगवा दे रहे हो, उनके अगेंस्ट उनको डरा धमका रहे हो कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट जो विधिक कार्यवाहियाँ करवा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें भी डराना धमकाना, ये सब जो है गलत है भाई। आप उनको अपमानित कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, उनको जाति के नाम से जो है गाली गलौज कर रहे हो, उनके समाज की कोई स्त्री है तो उसकी बिना सहमति के आप उसको इस तरह से स्पर्श कर रहे हो कि वो मान के चल रहे हैं कि वो लैंगिक प्रकृति का है, मतलब सेक्सुअल नेचर का है।
और सेक्सुअल नेचर का आप उसको स्पर्श कर रहे हो तो ये आपको अपराधी कैटेगरी में डाल देगा। तो इतनी बातें यहाँ पे हो गई। अब इसके आगे एटसेट्रा, बहुत बातें हैं इसमें भी, और तो वो सबको छोड़ो, अब इसमें डायरेक्ट आते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर कोई कर रहा है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। तो मिनिमम जो पनिशमेंट इसमें रहने वाली है वो होगी 6 मंथ, और जो मैक्सिमम रहने वाली है मिनिमम 6 माह, मैक्सिमम जाने वाली है 5 साल तक, प्लस साथ में आपको फ़ाइन तो देना ही पड़ेगा, फ़ाइन से आप बच नहीं सकते। अब ये तो मोटा मोटा हो गया कहानी क्लॉज 1 की। क्लॉज 2 में देखिए अलग अलग, ये कुछ ज़्यादा ही कहानी अपने अंदर लेके चल रहा है। जैसे मान के चलिए इसमें सबसे पहली चीज़ क्या, इसमें मिथ्या साक्ष्य को लेके है। अब इसमें मिथ्या साक्ष्य का मतलब क्या, आप झूठा कोई साक्ष्य दे रहे हो, या आप फैब्रिकेट भी कर दे रहे हो, जाली बना रहे हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया या कोई भी साक्ष्य हो गया जो आप जाली क्रिएट कर दे रहे हो जानबूझ के। अब उसकी बनाने के पीछे कारण क्या है कि कोई SC ST वर्ग का एक व्यक्ति है, उसको फंसाऊंगा मैं किसी अपराध में। कह रहा है वो अपराध कैसा है, कह रहा है वो अपराध ऐसा होगा जिसकी सजा होगी डेथ सेंटेंस, मतलब मृत्युदंड। अगर वो फंस गया, उसको अगर वो सजा साबित हो गई इस झूठे साक्ष्य से, तो उसको लटका दिया जाएगा फांसी पे। वो इस नेचर का तुम झूठ बोल रहे हो उसके आगे। तो ऐसे अपराध के लिए तुम उसको फंसाना चाह रहे हो जिसकी सजा कितनी है, मृत्युदंड। अब मान लो इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, या तो भाई मृत्युदंड उसको ना मिले या तो मिल जाए। अगर मिल गया, मान लीजिए कि अगर उसको सच में लटका दिया गया फांसी से आपके झूठे साक्ष्य के आधार पर, तो अब अगर कल को पता चला कि आपने झूठे साक्ष्य दिए थे, तो आपकी भी मैक्सिमम सजा जो होगी अब डेथ होगी, आपको भी सजा मिलेगी लटकाने वाली ही, आपको भी लटका दिया जाएगा। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए उसको मृत्युदंड नहीं मिला और पहले ही सब कुछ पता चल जा रहा है, तो आपकी जो सजा होने वाली है वो होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब आजीवन कारावास, और साथ में आपको फाइन भी देना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत बड़ा अपराध करने जा रहे थे। दूसरी चीज़, अब आते हैं अलग अपराध पे। अब इसमें अगला जो आ रहा है कि भाई अब आप ऐसे केस में मिथ्या साक्ष्य दे रहे हो जिसकी सज़ा 7 साल या उससे ऊपर की है, तो उस केस में आपको जो है मिनिमम सज़ा होने वाली है 6 महीने की, जो मैक्सिमम बढ़ के 7 साल या उससे ज़्यादा हो सकती है, प्लस उसमें फ़ाइन भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये मिथ्या साक्ष्य से जुड़ा मैटर था यहाँ पे। बहुत देखिए, बहुत डेप्थ में पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, मैं चाहता भी नहीं कि आप लोग बहुत डेप्थ में जाइए। अभी यहाँ पे अब छोटी छोटी बातों को पहले पकड़ते हुए चलिए। क्लॉज 2 की बातें हो रही हैं, क्लॉज 1 खत्म हो चुका है। क्लॉज 1 की जितनी बातें आपने पढ़ी थी उसकी बस एक सज़ा थी, ये मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम हो सकती है 5 साल तक, प्लस साथ में आपको फाइन देना पड़ेगा। मगर यहाँ जब क्लॉज 2 में आते हैं धारा 3 की, तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सज़ा है। जैसे मिथ्या साक्ष्य आपने ऐसा दिया कि जिसमें मृत्युदंड हो जाती, तो वहाँ पे अगर हो जाती मृत्युदंड, उसको दे दिया था, तो आपकी भी सज़ा डेथ होती, और अगर ना मिली उसको सज़ा तो आपकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन होने वाली है। दूसरी चीज़, ऐसे अपराध के लिए उसको फंसा रहे जहाँ पे 7 साल या उससे ऊपर की सज़ा है मगर डेथ सेंटेंस नहीं है ऊपर में, तो ऐसे केस में आपको अगर पता चल गया तो यहाँ पे क्या होगा, 6 महीने की सज़ा मिनिमम मिलेगी और मैक्सिमम 7 साल या ज़्यादा प्लस फाइन साथ में आपको देना पड़ेगा। अब उसके बाद आप क्या कर रहे हो, ये तो दो अलग अलग अपराध हो गए। अब रिश्ती को जरा पकड़ लीजिए। रिश्ती का मतलब होता है मिसचीफ कॉज करना। मिसचीफ का मतलब हो गया सीधे सीधा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई अपराध कर रहे हो। अब ये अपराध कैसे कर रहे हो, कह रहा कोई विस्फोटक पदार्थ के माध्यम से कर रहे हो या आपने अग्नि आग लगा दी। अब इसमें आपका आशय क्या शामिल था, इसमें आपका इंटेंशन ये शामिल था कि मैं जो SC ST वर्ग का जो सदस्य है उसकी संपत्ति को कर दूंगा नष्ट, उसे पहुंचा दूंगा बड़ा नुकसान। तो अब उसको ये सारी चीज़ें, ये सारे इंटेंशन के साथ अगर कर रहा है और वो ऐसा करते हुए आग लगा रहा है, तो भाई अब आप यहाँ जाओगे लंबा। आपने पहले केस में अगर रिश्ती कर दी, ये वाले केस में कि मैं उसकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाऊंगा, इस आशय से काम किया है, तो आपकी जो सज़ा होने वाली है मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम जाएगी कितनी, 7 साल तक यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद आपका सिर्फ संपत्ति तक नहीं रहा सीमित। संपत्ति होती तो बात अलग थी, मगर अभी भी अब दूसरा केस क्या बोल रहा है, कह रहा है रिश्ती कॉज कर रहे हो, कारित कर रहे हो अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा ही, मगर कहाँ कर रहे हो, किसी भवन में कर रहे हो। अब ये भवन कैसा हो सकता है, जहाँ पे पूजा होती है, जहाँ पे व्यक्ति स्वयं रहता है, या वो अपनी संपत्ति की अभिरक्षा वहाँ पे करता है, मतलब संपत्ति के लिए उस भवन का यूज़ कर रहा है अपनी। तो ऐसे चीज अगर आपने ऐसे भवन पर रिश्ती कारित की, तो अब आपकी सज़ा होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, मतलब आजीवन कारावास प्लस फाइन। अब बढ़ते हैं आगे, जरा अगला केस इसमें और देख लेते हैं कि भाई देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है कोई अपराध हो रहा है मगर ऐसा अपराध है जो IPC में जिसकी सज़ा कितनी है, कह रहा है 10 साल या उससे ज़्यादा। कह रहा है IPC में कोई अपराध भाई दिया गया है, उसकी सज़ा है 10 साल या उससे ज़्यादा की। अब ऐसे दंड से दंडनीय कोई अपराध है जो किसी SC ST व्यक्ति की संपत्ति के विरुद्ध या उस व्यक्ति के स्वयं विरुद्ध कारित हो रहा है। मतलब कहने का IPC में या तो किसी पर्सन के अगेंस्ट या उसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट,
कोई अपराध हो रहा है जिसकी सज़ा कितनी है 10 साल या उससे ज़्यादा, सीधी सी बात ये। मगर वो ये प्रॉपर्टी और पर्सन कहाँ के हैं, प्रॉपर्टी किससे बिलोंग करेगी, SC ST नाम के व्यक्ति से, ठीक है, तो इस वर्ग से। तो आपने अगर वो अपराध कारित कर दिया जिसकी सज़ा 10 साल या उससे ज़्यादा है और वो IPC में वर्णित अपराध है, मतलब क्या यहाँ पे वर्णित नहीं है मगर IPC में, और उससे ज़्यादा 10 या उससे ज़्यादा है, तो अब आपको सज़ा कितनी मिलेगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास, प्लस साथ में आपको फाइन देना पड़ेगा। फिर से समझ लीजिए, कोई भी अपराध आप कर रहे हो जो इंडियन पीनल कोड में वर्णित है और वहाँ पे वर्णन ऐसा किया गया है कि अगर ये वाला अपराध किया तो इसकी सज़ा 10 साल या उससे ज़्यादा है, या ये वाला अपराध किया तो इसकी सज़ा 10 साल या उससे ज़्यादा है, कोई भी वो पर्सन या प्रॉपर्टी के विरुद्ध होना चाहिए, बस उसकी सज़ा कितनी होनी चाहिए 10 साल या उससे ज़्यादा। कितना पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फाइन आपको मिलेगा यहाँ पे। तो इतनी बात जान ली। यहाँ पे फिर उसका कह रहा है शेड्यूल, शेड्यूल कहाँ है, यहीं पे हैं, SC ST एक्ट के जो शेड्यूल है उसमें बहुत सारी एक लिस्ट बनी हुई है, ढेर सारे अपराध का मेंशन है वहाँ पे, तो वहाँ पे मेंशन किया गया। अब कह रहा है कि अगर शेड्यूल में दिए गए अपराधों को आपने कारित किया किसी भी अपराध को, तो कह रहा है उसकी सज़ा क्या होगी, कह रहा है उसकी सज़ा ढूंढने के लिए हम जाएंगे IPC में, कह रहा है IPC में जो उसकी सज़ा होगी वही होगी। क्यों, क्योंकि वो उस नेचर वाले नहीं हैं, उनको थोड़ा सा हम लचीलापन दे सकते हैं। तो कह रहा है उन अपराधों की सज़ा कुछ ऐसी ही रखो जैसे किसी आम आदमी के लिए होती है, इसको स्पेशल कैटेगरी में इसकी सज़ा डालने योग्य नहीं है, ये नॉर्मल नेचर के हैं, ये होते रहते हैं, आम नहीं हैं, मगर इनकी सज़ा की बात बस है। तो सज़ा कहाँ से हम लाएं, कह रहे वही जो IPC में देगी उतनी दे दो, ठीक है, उतना रीजनेबल सज़ा है, उसके लिए कोई अलग से यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं सज़ा। मगर हाँ, जब IPC में जिस अपराध की सज़ा 10 साल या उससे ज़्यादा है, यहाँ पे अगर आपने कारित कर दिया तो वहाँ यहाँ पे आपको उम्र कैद मिल जाएगी। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा, इसलिए ये चीज़ अलग बता रहा है इसको। अब यहीं पे है कि अब आप क्या कर रहे हो, जो साक्ष्य यहाँ पे मिलते, भाई कोई अपराध हुआ है उससे जुड़े कुछ एविडेंसेस होते, तो आप क्या कर रहे हो, उन एविडेंसेस को गायब कर दिए, नष्ट कर दिए, या आपको कोई जानकारी है तो आप मिथ्या जानकारी दे रहे हो, झूठी जानकारी दे रहे हो, तो अब उसकी सज़ा क्या होगी, तो कह रहे हैं उसकी सज़ा वही होगी जिस अपराध के संबंध में उसने ये कार्य किया। अब मान लो कि जैसे एक अपराध है A, इसकी सज़ा है 10 साल, अब यही अपराध हुआ था, अब ये क्या हुआ, इससे जुड़े कुछ एविडेंसेस थे, ये B नाम का व्यक्ति एक आता है, B नाम का व्यक्ति इस अपराध से जुड़े एविडेंसेस को उड़ा के गायब कर देता है, कहता है कि मैं अपने भाई C को बचा लूँ क्योंकि उसने A नाम का अपराध कारित कर दिया है जिसकी सज़ा 10 साल है, तो मैं क्या करूँगा, इस एविडेंसेस को गायब कर दूँ। तो कहा गया अगर B नाम का व्यक्ति इन एविडेंसेस को गायब करता है तो कह रहे इस B को क्या सज़ा मिले, कह रहे वही सज़ा मिले जो उस अपराध के संबंध में, जिस अपराध के संबंध में उसने ऐसा कार्य किया, और उस अपराध की जो सज़ा थी वही वाली मिलेगी। मतलब 10 साल थी तो B भी जाएंगे अब 10 साल। तो बस इतनी छोटी सी बात कह रहा है कि अगर तुम गायब किए तो वही अपराध की ही पूरी सज़ा पाओगे, कम नहीं हो जाएगी अब सज़ा। उसके बाद कह रहा है भैया लोक सेवक आ जाओ, जो हमारे पब्लिक ऑफिसर्स हैं आ जाइए अब आप। कह रहा है लोक सेवक ने अगर कोई गड़बड़ी की, कहाँ गड़बड़ी की, कह रहा है कि इस धारा में, कह रहा है धारा 3 में, धारा 3 मतलब धारा 3 का क्लॉज 1 या क्लॉज 2, कह रहा है किसी भी क्लॉज में अगर आपने कोई भी अपराध कारित कर दिया, इतनी जितनी लंबी अभी लिस्ट देखते आ रहे हैं, तो कह रहा है आपके लिए कुछ अलग व्यवस्था है। कह रहा क्या व्यवस्था है, कह रहा आपके लिए हम रखेंगे मिनिमम 1 साल सज़ा। क्यों, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, आपको तो सब कुछ जानकारी थी ग्राउंड लेवल पे, तो भी आप गड़बड़ कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा सज़ा पहले, आपको 1 साल से कम सज़ा तो देंगे ही नहीं किसी कीमत पे। शुरुआती आपके मोहर पड़ेगी 1 साल की। अब मैक्सिमम कितनी कम करा सकती, इस पर चर्चा होगी। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कह रहे हैं उस अपराध की जो मैक्सिमम सज़ा होगी वहाँ तक हो सकती है, बस मैक्सिमम। मान लीजिए किसी भी अपराध की सज़ा 10 साल है, तो उस अपराध को कोई पब्लिक सेवक मतलब लोक सेवक जो है करता है, कॉज करता है, कारित कर देता है वो अपराध, तो कह रहे हैं इस केस में इसकी 1 साल तो फिक्स है, 1 साल से कम तो दे ही नहीं सकता अगर वो लोक सेवक है। तो लोक सेवक के केस में बेचारा लोक सेवक जाएगा 1 साल के लिए। कह रहे हैं अब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक ही हो सकती है, मैक्सिमम में इससे ऊपर रेंज नहीं भेजा है। तो इतनी बात आपको धारा 3 वाली समझ में आई होगी, अलग अलग सबकी सज़ा है। तो अब बढ़ते हैं ज़रा आगे। अब धारा 4 कह रहा है, धारा 4 सीधा कह रहा है कि भाई पब्लिक ऑफिसर के लिए बोल रहा है, पब्लिक ऑफिसर एक हैं। अब वो पब्लिक ऑफिसर कौन है, जो SC ST नहीं हैं, तो उनके विषय में कुछ कह रहा है। उनके विषय में क्या कह रहा है, वो अपनी ड्यूटी जो है निगलेक्ट कर दी है। निगलेक्ट करने का मतलब जानबूझ के भैया उपेक्षा कर दी है किसी प्रकार से, लापरवाही। निगलेक्ट का मतलब सीधा सा मतलब है कि उसको एकदम से इग्नोर कर दिए, कह रहे हटाओ ठीक है नहीं करेंगे, या एक नेचर के आप इसको लापरवाही कह लीजिए।
तो इसको एक तरह से आप लापरवाही बोल लीजिए या कुछ भी और कहिए, मगर ये नपेंगे कौन? पुलिस वाले हमारे। ये सीधा इशारा उन्हीं लोग की तरफ है, या जो भी पब्लिक ऑफिसर है यहाँ पे वो जाएगा। अब अगर आपने उपेक्षा की और आप SC ST वर्ग के नहीं हैं तो मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 1 साल तक आपके लिए व्यवस्था की गई है जेल की। कह रहा है कि ये उपेक्षा की किसकी जा रही है? कह रही ड्यूटीज़ की। आपकी कुछ ड्यूटी थी, आपने वो कार्य किया नहीं। भाई कोई लोक सेवक होगा, इस अधिनियम में उसे कुछ कर्तव्य बताए गए होंगे या आप बाध्य हैं ड्यूटी करने के लिए। आप क्या कर रहे हो? आप जानबूझकर क्या कर रहे हो? उपेक्षा कर दे रहे हैं कि अरे ठीक है हटा, होता रहता है। तो आप विलफुली निगलेक्ट कर रहे हो ना इस बात को, यहाँ आप उपेक्षा कर दिए जानबूझकर। ठीक है, ठीक। तो अब वहाँ पे आपको सज़ा मिल जाएगी। कह रहा है सज़ा क्या? ये ड्यूटी, ये मेन चीज़ है ड्यूटी। आपकी कुछ ड्यूटी थी। ड्यूटी क्या क्या हो सकती है कि आपको बोला गया था FIR लॉन्च करने को, आप FIR नहीं लिखे। आपको बोला गया था कि इन्फॉर्मेंट को रीड करके जब आप FIR लॉन्च करोगे तो सब पढ़ के बताओगे, फिर आप नोट करोगे। और आपकी ड्यूटी थी कि 60 दिन में इसको भाई आप जो है चार्जशीट पहुंचाओगे। अगर नहीं पहुंचा पाए तो उसका डिले होने का रीज़न दोगे, एक्सप्लेन करोगे चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें, विक्टिम का या विटनेस का स्टेटमेंट आप एकदम सही सही रिकॉर्ड करोगे, एक कॉपी दी जाएगी FIR की। तो ये सारी बातें आपने मानी ही नहीं, इनमें से कुछ भी, या कोई अदर प्रोविज़न जो इस एक्ट में जो है बताया गया हो पब्लिक ऑफिसर्स के लिए, तो आपने वो कार्य नहीं किया। जब आप नहीं करेंगे तो आप नपेंगे। अब कह रहा है नापेंगे तो नापेगा कौन? कह रहा है नापेंगे हमारे स्पेशल कोर्ट्स ही। कह रहा है कि अब यहाँ पे अगर किसी प्रकार की आपने अवहेलना कर दी है, कौन अवहेलना किया, कौन उपेक्षा किया? कह रहा है ये ऊपर हमारा लोक सेवक बेचारा, तो इसने कर दिया अवहेलना। तो अब यहाँ पे तुरंत रोल में आ जाएंगे कौन? एक्टिव मोड में तुरंत हमारे जो है स्पेशल कोर्ट्स थे। स्पेशल कोर्ट बोल लीजिए या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट बोल लीजिए। अब वो संज्ञान लेंगे इस मामले का, और संज्ञान लेने के साथ साथ वो यहाँ पे कह देंगे इनके ऊपर दांडिक कार्यवाही चलाई जाए, इनके ऊपर क्रिमिनल मैटर अब चलेगा, क्रिमिनल कार्यवाही इनके ऊपर होगी। तो ये सारी बातें जानते रहिएगा। मतलब ये बात भी धारा 4 में ही बता दी गई है कि इनके ऊपर संज्ञान कौन लेगा। संज्ञान लेने की पावर इस विषय पे सिर्फ और सिर्फ हमारे स्पेशल कोर्ट्स के हाथ में है। तो ये बातें हो जाएंगी। अब धारा 5 पे आ जाइए। धारा 5 कह रहा है कि भाई अगर आपने एक बार ऑफेंस किया हुआ है, आपकी एक बार दोष सिद्धि हो चुकी है, सारा अपराध झेल के आ चुके हो, फिर नहीं तुम सुधरे, फिर आपको वही अपराध कर दिया SC ST एक्ट में, तो अब कह रहा है अब आपकी मिनिमम सज़ा कितनी हो जाएगी? मिनिमम सज़ा हो जाएगी 1 वर्ष। मिनिमम सज़ा 1 वर्ष। मैक्सिमम कितनी? मैक्सिमम कह रहा है जितनी उस अपराध के लिए मैक्सिमम डिसाइडेड है उतनी ही। मान लीजिए 10 साल डिसाइड है कि मैक्सिमम सज़ा आप इस अपराध के लिए 10 साल दे सकते हो, तो मैक्सिमम उतनी ही रहेगी, मगर मिनिमम जो है व्यवस्था आपके लिए 1 साल ही कर दी जाएगी। तो धारा 5 को याद रखिएगा। धारा 5 दोबारा से अगर आपने वही गलती फिर से कर, दोबारा अपराध कर दिया, उसके बाद आइए जरा धारा 6। धारा 6 क्या कह रहा है? धारा 6 कुछ बस डिक्लेयर कर रहा है कुछ बातों को कि हाँ ऐसा ऐसा होगा। क्या ऐसा ऐसा होगा? कह रहा है कि IPC के कुछ नियम हैं वो इस अधिनियम पर भी लागू होंगे, मतलब इस एक्ट पर भी लागू होंगे, SC ST एक्ट पर। ये कौन कौन से नियम है? कह रहा है धारा 34, 149, चैप्टर 3 से लेके 5A तक, फिर उसके धारा चैप्टर नंबर 23। अब ये सब वही वाले पोर्शन हैं, देखिए छोटे वाले कि धारा चैप्टर 3 जो है बात करता है पनिशमेंट से, चैप्टर 4 बात करेगा जनरल एक्सेप्शन से, चैप्टर 5 एबेटमेंट की बात करता है, 5 है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, जो चैप्टर 23 है ये अटेम्प्ट की बात करता था। तो ये सारे प्रोविज़न अलग अलग है, वो IPC में पढ़ने योग्य हैं, यहाँ पे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 34 कहता है कि अगर भाई मिनिमम 2 लोग हैं और इन्होंने सामान्य आशय से यानी कॉमन इंटेंशन से अगर कोई एक्ट कर दिया, कोई अपराध कर दिया, दोनों के लिए हम ऐसा मान के चलेंगे दोनों ने सेम अपराध वही किया और अलग अलग किया, ऐसा मान चलेंगे। मतलब दोनों लोग सेम अपराध के लिए लपेटे जाएंगे, भले एक आदमी खड़ा होकर मुँह है क्यों ना ताक रहा हो, तो इससे मैटर नहीं बचेगा नहीं। वो ये कह रहा है कि सर हमने तो हमला ही नहीं किया। कह रहा है हमला नहीं किया मगर आप वहाँ पर कॉपरेट तो कर रहे थे ना, खड़े होकर हाथ में क्यों आपने लाठी दी, भले आपने नहीं मारा, तो हम मान के चलेंगे कि आप जो है वहाँ पे खड़े थे और आप लोगों ने साथ में इंटेंशनली मिलके जो है ये कार्य किया है, पूरा पहले से प्री प्लान करके आए हो। और 149 जो है कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है, इसके बारे में हम लोग कभी और IPC का ये पोर्शन है जो आज के टाइम BNS हो चुका है, उसको कोई पढ़ा जाएगा। बस ये एक डिक्लेयर कर रहा है एक बात कि IPC की ये चीज़ें जो है यहाँ पे भी लागू होंगी। तो अब यहाँ पे धारा 6 तक हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं जरा। धारा 7 सीधा कह रहा है कि भाई जब्ती की बात कर रहा है। जब्ती का मतलब क्या? सीधा सीधा कह रहा है कि जो हमारी कोर्ट जो आदेश देगी, जो मामला देख रही थी, तो उसी दौरान वो ये भी कह सकती है कि इस फला प्रॉपर्टी को भी जो है फोरफिट कर लीजिए, जब्त कर लीजिए, जिस प्रॉपर्टी का यूज़ करके अपराध हुआ है। हो सकता है वो चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो सकता है कोई संपत्ति किसी की ज़मीन थी, उस ज़मीन पे खड़े हो गए, ज़मीन पे पूरी प्लानिंग हुई है, वहाँ पे हथियार इकट्ठा हुए हैं, वहाँ से फिर हमला हुआ है, तो ये सारा चीज़ आप वो पूरी ज़मीन को ही फोरफिट कर लीजिए। तो ये धारा 7 कह रही है। उसके बाद
धारा 8 आ रहा है, धारा 8 बड़ा अच्छा सा धारा है। ये प्रिजम्पशन की बात कर रहा है। प्रिजम्पशन का मतलब क्या कि कुछ हम मान लेंगे, उपधारणा करने की बात कर रहा है। उपधारणा करता कौन है, कह रहा है ये कोर्ट करेगी। इसको जरा समझते हैं कि उपधारणा करना क्या चाह रहा है ये। अब धारा 8 को यदि आप समझे तो यहाँ पे 3 तरह के आपको प्रिजम्पशन दिखेंगे, मतलब उपधारणाएं दिखेंगी। यहाँ पे कोर्ट जो है 3 बातों को मान के चल रही है। पहला क्या, अगर कोई भी व्यक्ति है या कोई व्यक्तियों का समूह, उससे हमें नहीं मतलब, कह रहा अगर किसी ने फाइनेंशियल एड की यानी वित्तीय सहायता की, किसकी, इस अपराध में कि SC ST के अगेंस्ट कुछ किया जाए, ऐसा कुछ करने के लिए आपने फंडिंग की, वो अपराध बन जाएगा SC ST एक्ट में। तो हम मान के चलेंगे जिसने पैसा दिया है उसने दुष्प्रेरण किया है, उसने उकसाया है, उसने बोला कि आप जाके कार्य करो, ठीक है, तो ये दुष्प्रेरण के अपराधी मान लिए जाएंगे। बाद में प्रूफ कर दें कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारी नियत ये नहीं थी, तो वो अलग मैटर है। मगर कोर्ट में प्राइमा फेसी हम मान चलेंगे कि ऑन द स्पॉट आपने ये कार्य किया है। इसलिए धारा 8 बहुत क्लियर तरीके से बोला, ये प्रिज्यूम कर लेंगे हम कि आपने ये ऑफेंस किया। बाद में आपको मौका देंगे कि अपना बचाव रखिए, मगर पहले तो हम उठा लेंगे आपको इस मैटर पे। अब यही बात हो रही दूसरा कि समूह। अब कोई समूह है कुछ लोगों का, वो जाता है गांव में, एक फैमिली को पकड़ता है जो SC ST वर्ग की, उसको मार पीट के चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम मान के चलेंगे, कोर्ट मान लेगी कि जितने लोग थे उन सभी का आशय सेम था, मतलब सामान्य आशय के तहत रहते हुए उन्होंने ये काम किया। सबका इंटेंशन था कि चल के उसको मारा जाए, प्री प्लान किया जाए, पूरा एकदम प्री प्लान तरीके से मारा गया उसको। और या तो ये होगा या तो सबका सामान्य उद्देश्य होगा। उद्देश्य क्या, उनको पीटना, उनको गांव से भगाना। तो ये सारा उद्देश्य हो सकता है। एक तो 2 बात ये हो गई। 8 में तीसरी बात क्या बच रही है, 8 में तीसरी बात कह रही है कि अगर कोई अपराधी पीड़ित या उसके घर को, ठीक है, ये पीड़ित हो गए या उसके फैमिली को, ये जानता है व्यक्ति, ठीक है, ये व्यक्ति जानता है, इस व्यक्ति को नॉलेज है कि भाई हाँ ये व्यक्ति क्या है, जो विक्टिम है या उसकी जो फैमिली है उसके बारे में उसको नॉलेज है कि ये फला फला फैमिली का है, यहाँ रहता है, अब इनका पड़ोस में ये, मतलब लगभग जितनी जानकारी हो सकती है उसको एक रीजनेबल जानकारी। तो अब मान के चलेंगे, देखिए अपराधी है वो, अपराधी पीड़ित के बारे में, विक्टिम के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में सारा ज्ञान रखता है, सारी नॉलेज है उसको, और पर्सनली नॉलेज रखता है सब। तो अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट मान के चलेगी कि वो व्यक्ति ये जानता था कि यह व्यक्ति जो है SC ST वर्ग का है, SC या ST वर्ग का है। कोर्ट मान के चलेगी कि हाँ तुमको पता था। प्राइमा फेसी तो मान लेगी, भले तुमने कोई भी अपराध किया हो नहीं किया, बाद में समझाना कि हाँ भाई सर हम SC ST सोच के तो कुछ किए ही नहीं, ये आपको मौका बाद में मिलेगा, मगर प्राइमरीली तो आप उठा लिए जाओगे। तो 8 क्या कह रहा है, 8 प्रिजम्पशन की बात कर रहा है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें आगे देखते हैं धारा 6, 7, 8। अब ये धारा 9 जो है बहुत नॉर्मल सी धारा है, इसमें कुछ ये बहुत बड़ा इसमें नहीं है, पहाड़ जैसा। इसको बस शॉर्ट में देखिए, धारा ये बड़ी है मगर मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला, छोटे में समझा दे रहा हूँ कि इसमें शक्तियों को प्रदान किया जाना है। अब ये शक्तियों को प्रदान कौन कर रहा है, किसे कर रहा है, देखिए ये कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट किसी को पावर दे रही है, किसकी पावर दे रही है, कह रहा है पुलिस की पावर दे रही है। पुलिस की पावर किसको देगी, कह रहा है कोई व्यक्ति जो सरकारी ऑफिसर है। अब वो सरकारी ऑफिसर कहाँ है, उसी राज्य में, कोई राज्य का कोई अधिकारी है, उसको पुलिस अधिकारी की शक्ति दे दी जाएगी। अब वो शक्ति किस लिए दी जा रही है कि भाई उस एरिया में अपराध से निपटने के लिए या निवारण करने के लिए, जो भी SC ST एक्ट से जुड़े जो भी अपराध हो रहे हैं उनसे निपटना है, ठीक है। अब या तो किसी भी मामले के लिए हो सकता है, या तो उस नेचर के कोई मामले आ गए हैं उनको सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर पर्सन को पावर दे दी स्टेट गवर्नमेंट, नहीं भाई अब आप जाओ जरा इस मैटर को सॉल्व करो। या उस नेचर के जितने भी मैटर एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मतलब पूरे मामलों के एक वर्ग को ही उठा लिया, लो इस पूरे नेचर के, इस नेचर के जितने मामले सबको आप सॉल्व करिए। तो इसको जरा देखिए क्या क्या हो सकता है इसमें। तो उन सारे मामलों को सुलझाने के लिए, निपटाने के लिए, रोकने के लिए, दोबारा हो ना पाए, ऐसे में राज्य सरकार कर सकती है। पावर जो है किसी एक व्यक्ति, वो व्यक्ति उन्हीं के राज्य का होना चाहिए और एक राज्य में किसी अधिकारी के रूप में कार्यरत हो। अब उस अधिकारी के रूप में रहते हुए उसको किसी पुलिस अधिकारी की पावर दी जाएगी। और बार बार ये केस आ रहे हैं, कई सारे केस आ रहे हैं, इसमें बोला जा रहा है कि ये पुलिस अधिकारी की पावर जो दी जा रही है, ये कौन से पुलिस अधिकारी के लेवल की पावर है, ये अधिकारी कौन हो सकता है, कह रहे हैं ये डिप्टी SP रैंक का व्यक्ति होगा और वही उस लेवल की उसको पावर दे दी जाएगी। उसके रैंक का लेवल क्या होना चाहिए, डिप्टी SP रैंक का वो व्यक्ति होना चाहिए,
अधिकारियों में। तो ये सारी बात इसमें, बस धारा 9 में इतना जानिए, और भी आगे बहुत सारी बातें उसको रहने दीजिए, उसको जब हम लोग डिटेल में और पढ़ा जाएगा, एक एक सेक्शंस को जब तोड़ तोड़ के तब देखा जाएगा। वरना आपके लिए अगर आप किसी भी पर्पज़ से पढ़ रहे हैं तो लगभग आपको एक जो क्रैश कोर्स के नाम पे जो पूरे यूट्यूब में चल रहा है कि हाँ क्रैश कोर्स में पूरी चीज़ें ख़त्म, तो मेरे को लगता है अगर आप इसको देखते हैं तो एक बार में आपको पूरा एक आइडिया हो जाएगा, पूरी जानकारी हो जाएगी कहाँ से क्या चीज़ें चल रही हैं। तो इतना आपके लिए अभी फ़िलहाल सफिशिएंट है, आगे जब कभी डिटेल में डील करेंगे तो उस पर भी देखा जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अब हम लोग देखते हैं इस पोर्शन को जो 10 से 13 वाला, क्योंकि उसके बाद के लगभग सारे पोर्शन हो चुके हैं 16 से। तो यहाँ पे 10 से लेके 13 तक वाला पोर्शन जो निष्कासन जुड़ा है, यहाँ पे सीधा बोल रहा है 10, धारा 10 क्या बोल रही है, धारा 10 कह रहा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति है या तो पुलिस रिपोर्ट पर या तो कंप्लेंट के माध्यम से, अगर ये पूरा क्लियर हो जा रहा है, आभास हो जा रहा है कोई व्यक्ति है SC ST क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में किसी प्रकार का जो है कुछ गड़बड़ करने वाला है, कोई अपराध कारित करने वाला है, ऐसा आभास हो जा रहा है, तो ऐसे केस में कोर्ट जो है उस व्यक्ति को रिटर्न ऑर्डर देके 3 साल के लिए उस क्षेत्र से बाहर कर सकती है, मतलब निष्कासित कर सकती है। अब उस निष्कासन के आधार कोर्ट उनको बताएगी। अब अगर इस व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो 30 दिन में आके भैया वापस जो है कुछ अपनी दिक्कत समस्या जो भी है उसको बता दे, मगर टाइम आपके पास 30 दिन है, वापस आइए बताइए। तो अगर आप ये बताने में एकदम सेटिस्फाई कर देते हैं कोर्ट को कि हाँ देखिए कुछ तो गड़बड़ हुई थी, तो अब गड़बड़ होने के बाद कोर्ट फील कर ले रही कि हाँ भाई हमसे गलती हुई, तो वो ऐसे केस में फिर पूरी तरह उस मामले को जो है ख़त्म भी कर सकती है, उस बात को, उस ऑर्डर को उसने पूरी तरह रिवोक कर दिया या उसको मॉडिफाई कर दिया, कुछ बदलाव भी कर सकती है। तो कोर्ट के पास ये पावर है। तो धारा 10 में आप बस ये जानते रहिएगा, उठा के बाहर फेंक देगी, कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए, मैक्सिमम 3 साल के लिए बाहर कर देगी उस एरिया से। किस एरिया से? शेड्यूल एरिया या शेड्यूल ट्राइब वाले क्षेत्र से उसको बाहर कर देगी, और आधार भी बताएगी किस कारण से तुमको हम बाहर फेंक रहे हैं। 30 दिन का समय है, 30 दिन के भीतर आके ये सारी व्यवस्थाओं को आप ठीक करवा पाते हो तो करवा लीजिए, वरना आप बाहर रहिए आराम से। ये सारी चीज़ें हो गई। अब धारा 11 की बात आ रही है। धारा 11 क्या कह रहा है? कह रहा भाई इनको जो है आदेश दिया गया था 10 में बाहर जाओ, मगर ये व्यक्ति करता है उन आदेश के निर्देशों के अगेंस्ट कार्य करता है। क्या कार्य कर रहा है कि भाई वो बाहर ही नहीं गया, या बाहर गया तो समय से पहले घुस के चला आया, तो अब ऐसे केस में उसको फिर से गिरफ्तार करके उठा के बाहर फेंकवा देगी कोर्ट। ये चीज़ हो जाएगा। अब मान लो कि हो सकता है कोर्ट थोड़ी दयावान है, उसका मुंह देख के उसको तरस आ गया, तो कह रहा है कि भैया जाने दीजिए, मेरा परिवार है, मेरा कुछ सामान छोटा ले आन दीजिए। तो कोर्ट को थोड़ी दया वया आ गई तो कोर्ट के अच्छा जाओ ले आओ, मगर ऐसे नहीं जान देंगे। कह रहा है तब कैसे जानेंगे? कह रहा है कि तुमसे एक बॉन्ड भरवाएंगे, बॉन्ड में कुछ शर्तें लिखी होंगी कि उपद्रव नहीं करोगे, ऐसा नहीं होगा, अगर कुछ भी हुआ तो जो भी शर्तें हो सकती है कोर्ट एकदम अच्छी खासी, तो वो उनको वहाँ पे लिखवा के उनको भेज सकती है। और अगर तुमने बॉन्ड में भरी गई शर्तों का पालन नहीं किया तो तुमको फिर तुमको उठा के पुलिस फिर अपने पास दबा के मारेगी, गिरा के पहले। तो कुल मिला के यही चीज़ है यहाँ पे। धारा 11 क्या बोल रहा है? धारा 11 में फेल हो जा रहा है पर्सन, उसको बोला गया था 10 में कि तुम बाहर जाओ, उसको ऑर्डर हो गया, वो गया नहीं तो दोबारा उसको अरेस्ट कर, उसको उठा के बाहर फेंकवा देंगे गिरफ्तार करवा के। उसके बाद अगर उसको जाना ही है, कोर्ट को लग रहा है कि इसको यार वापस जाने दिया जाए थोड़े टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए, तो एक बॉन्ड उससे जो है भरवा लिया जाएगा। बॉन्ड में कुछ शर्तें होंगी, अगर तुम शर्तों को फुलफिल नहीं करते हो, पालन नहीं करोगे, तो वहाँ पे फिर तुमको उठा के जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पुलिस की कस्टडी में भेज दिया जाएगा। तो ये सारी बातें हो जाएंगी। अब यहाँ तो हो गया 11 तक का बात। अब यहाँ पे 12 कुछ नहीं कह रहा है, 12 कह रहे हैं जिस अपराधी को पकड़ेंगे उनकी फ़ोटो वोटो लिया जाएगा, उनको नापा तोला जाएगा, भाई क्या वजन है, क्या इनका नाप है, सब कुछ ले लेंगे। अपराधी ऐसा मना नहीं कर सकता, मना करेंगे तो फिर IPC में इनको दंडित किया जाएगा, धारा 186 क्लॉज 2 में, वहाँ फिर ये मार खाएंगे, उनके अगेंस्ट मामला बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें धारा 2 में, धारा 12 में। धारा 12 क्या है? बस अपराधी आएगा, उसकी फ़ोटो तो खींचेंगे बढ़िया से एकदम, और साथ में उसको नाप तोल लेंगे कि भाई क्या इसका हाइट है, क्या इसका माप अप लिया जाएगा, सब नोट कर दिया जाएगा। ये एक बस फॉर्मेलिटी का हिस्सा है, तो ये किया जाएगा, प्रोसीजरल पार्ट है। उसके बाद धारा 13। धारा 13 क्या कह रहा है? धारा 13 कह रहा है कि भैया तुमको बोला गया था धारा 10 में कि तुमको दिया गया था क्या, बाहर जाओ, अगर तुम उस बात का अनुपालन कर नहीं रहे हो, फेल हो जाते हो, नहीं करते हो, वो गिरफ्तारी वाली बात तो अलग चीज़ है। तो धारा 11 हम देखें कि अरेस्ट करके बाहर फेंकवा देंगे, मगर तुम अगर मान नहीं रहे हो वो चीज़ तो उसकी कुछ सज़ा भी दी जाए। कोर्ट को ऑर्डर ना मानना यार हल्का फुल्का काम थोड़ी है। तो तुम्हारे लिए क्या कर देंगे? 1 साल तक की सज़ा अब तुम्हें मिलेगी सज़ा। अभी तो बस बाहर रखवा रहे थे, कोई सज़ा वजह नहीं थी कि जेल में रखवा, अभी बाहर रखवा दिए थे कि जाओ 3 साल उस एरिया से तुम बाहर जाओ। तो यहाँ पे अब क्या कर देंगे? 1 साल तक की जेल प्लस साथ में अब तुम दोगे फाइन। क्यों? क्योंकि अब तुम दिखा रहे थे गुंडाई कोर्ट के अगेंस्ट, तो ये अब फिर कोर्ट दिखाएगी गुंडाई। तो ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ जानते रहिए।
फिर आ जाते हैं अपने सेक्शन 14, 14A, 15 बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी स्पेशल कोर्ट पढ़े थे, अपील देखे थे और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी देखे थे। सेम वही चीज़ें, कुछ नहीं बदलेगा। सेक्शन 14 में आपकी जो स्पेशल कोर्ट है गठन हो रहा है। स्पेशल कोर्ट एक तरफ ले लीजिए और एक तरफ एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट ले लीजिए। तो ये दोनों कोर्ट लगभग एक जैसी हैं। स्पेशल कोर्ट क्या है? स्पेशल कोर्ट का मतलब होता है जो सेशन कोर्ट को ही स्पेशल कोर्ट बना देंगे। देखिए बन कब रही हैं ये, मेन कौन से, ये एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। इस पे थोड़ा सा गौर करिए, जिसको हिंदी में कह रहे हैं अनन्य विशेष न्यायालय। तो स्पेशल कोर्ट यहाँ पे इसको इसलिए कह रहे हैं एक्सक्लूसिव का मतलब यहाँ पे सीधा सा ये होगा कि वो बस उन्हीं मामलों से डील करेगा जो SC ST के हैं। मगर जो स्पेशल कोर्ट जिनको बोला जा रहा है वो कह रहा है कि हमारी आम जो है सत्र न्यायालय, जिनको हम लोग सेशन कोर्ट कहते हैं, वही जो है अपने जितने भी मामले देख रही मगर उसी को हम पावर दे दें कि आप SC ST के भी मैटर तो स्पेशली आप डील करिए। तो इसलिए इनको जो है सेशन कोर्ट को ही उस डिस्ट्रिक्ट के उसको हम लोग स्पेशल कोर्ट कहने लगेंगे। तो SC ST का ही मैटर सुनेगी मगर स्पेशल कोर्ट। कह रहे हैं ये होता कब, कैसे हम लोग डिसाइड करें? कह रहे हैं किसी भी राज्य में अगर मामले ज़्यादा हो रहे हैं SC ST के, तो वहाँ पे हमें एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट बनानी पड़ेगी। ये बनाए कौन? राज्य बनाएगा। और अगर मामले कम हैं तो वहाँ आप सेशन कोर्ट को ही आप जो है स्पेशल कोर्ट का दर्जा दे दोगे, बस सीधी सी बात। तो ये दोनों जो है अपनी कार्यवाही पूरी करेंगे सेम। अब ये गठन कौन करता है? इनका गठन करेगा हमारी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किसकी सहमति से करेगी? हमारी हाई कोर्ट से बात करके, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हमारे चीफ जस्टिस साहब जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश, उनसे जो है बात करके एक कोर्ट का गठन करेंगे। अब एक ज़िले में एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, कितने भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और क्या क्या बातें यहाँ दी हुई हैं कि भाई स्पेशल कोर्ट का काम है कि मैटर को स्पीडली जो है डिस्पोज करना। वो यहाँ पे कॉग्निजेंस लेगी, इसके पास पावर है कि डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकती है। मतलब क्या कि अगर कोई मामला आ रहा है तो डायरेक्ट उस पर कॉग्निजेंस ले, कोई भी इधर उधर नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकती है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है। बस इसको बोला गया कि आप कॉग्निजेंस ले सकते हैं, ठीक है, आप डायरेक्टली कॉग्निजेंस लीजिए, कोई आपत्ति नहीं आपसे। कॉग्निजेंस लेने का मतलब संज्ञान लेना। संज्ञान लेने का मतलब होता है कि अब उस मैटर को अपने जानकारी में ले लेना, और अपने जानकारी में लेने के बाद उस मामले पे करेंगे ये इंक्वायरी, कार्यवाही कुछ करेंगे। तो कार्यवाही करने की पहले की जो स्टेज आती है वो आपने कॉग्निजेंस लेके उस बात को थोड़ी सी पावर दे दी। अब सारा मामला आपके नज़र में आ रहा है, तो कॉग्निजेंस लेने का मतलब सीधा सा यही है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 2 महीने में आपको भाई समाप्त करना है। जिस दिन से चार्जशीट जमा होगी उसके 2 महीने के अंदर अंदर आपको जो है पूरा फैसला देना है, जजमेंट देना है। अब उसके बाद आता है 14A, अपील करना है। तो भाई आप यहाँ जाइए 14A में, कह रहे हैं अपील कहाँ से होगी? यही स्पेशल कोर्ट के बाद होगी। स्पेशल कोर्ट के जजमेंट से अगर आप खुश नहीं है, कोई भी पार्टी चली जाएगी हाई कोर्ट में अपील करेगी। हाई कोर्ट में अपील करने का टाइम कितना? 90 दिन से लेके 180 दिन। 180 दिन तक ही मैक्सिमम लिमिट हो सकती है। स्टार्टिंग में सारी बातें हुई इसलिए बार बार रिपीट नहीं करूंगा ज़्यादा। तो ये चीज़, अब हाई कोर्ट कितने दिन में इस अपील को समाप्त करेगी? कह रहा है 3 महीना, ठीक है। उसके बाद जो है सेक्शन नंबर 15 कह रहा है कि ये आ जाएंगे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यहाँ पे अपॉइंट किया जाए। कह रहा है कौन कर रहा है भाई? कौन व्यक्ति नया ऐसा आ गया जो इनको उठा के बैठाएगा? कोई नहीं, हमारी सरकार के आदमी हो तो ऑब्वियस सी बात है, सरकार हमारी स्टेट गवर्नमेंट ही इनको उठा के बैठाएगी और कोई नहीं लाने वाला। तो स्टेट गवर्नमेंट इनको भी लेके आएगी। अब बैठा दिए इनका, अब ये है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये ऑलरेडी हो सकता है कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हो, उनको उठा के हम जो है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना दें। हो सकता है कोई एडवोकेट है नया, या नया का मतलब ये नहीं कि एकदम नया, वो पुराना होना चाहिए। मैं इस यहीं पे बात आती है कि एक्सपीरियंस कितना, कह रहे हैं 7 वर्ष। ये बस खेल होता है इसको। इस सेक्शन नंबर 15 में जो क्वेश्चन मेनली पूछता है वो टाइम को लेके पूछता है, कितना एक्सपीरियंस मांगा गया है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए। मतलब ये जो सरकारी वकील यहाँ पे होंगे वो स्पेशल सरकारी वकील हैं, इनको इस नाम का दर्जा मिलता है, ओहदा। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, इस मामले को ओपन यही करते हैं, कोर्ट के सामने पेश करके अपनी जो भी स्टार्टिंग करेंगे जो भी मैटर की, वो यही करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्योंकि सरकार के आदमी है। तो पीड़ित पक्ष को यही लेके आगे बढ़ते हैं, पीड़ित का पक्ष यही रखते हैं। तो ये जो है 7 वर्ष का जो एक्सपीरियंस रखते होंगे वकील, वही बनते हैं, ठीक है। इतनी बात आपके सामने हो चुकी है। अब उसके बाद 15A आ जाता है, जहाँ पे अधिकार की बात हो रही है। अधिकार किसके भाई? विक्टिम के और विटनेसेस के। जो विटनेसेस और विक्टिम है उनके अधिकारों की बात हो रही है। अब यार ये भी बहुत लंबी लिस्ट है, इसको आप अपने से देख लें, मगर मोटा मोटा एक बता दे रहा हूँ। यहाँ पे अधिकार क्या? अधिकार इनका ये है कि भाई हमें सुरक्षा मिले, हमें प्रोटेक्शन मिले, हम जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें ऐसा ना हो कोई हमको आगे धमका रहा है, एविडेंसेस मिटा रहा है, तो इसमें थोड़ा गवर्नमेंट का हम रोल चाहते हैं, हमें सपोर्ट करें,
ठीक है, इतनी हो गई। उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कोई तुरंत इमीडिएट रिलीफ दिलाना है, तो वो उनके लिए व्यवस्था करवाइए। कोई पैसे की, कोई मेडिकल की, कोई भी व्यवस्था अगर उनको आपको ज़रूरत लग रही है करने की, तो आप उनके लिए तुरंत करिए ये सब चीज़ें। उसके बाद अगर कोई कॉपी देनी है किसी भी, जैसे एफआईआर दर्ज हुई तो उसकी उनका अधिकार बनता है कि उसी कॉपी लें। अगर कोई भी, जैसे अगर किसी अपराधी को बेल देनी है, तो बेल देने से पहले आपको इनको सुनना पड़ेगा। बिना सुने आप जो किसी को बेल नहीं दे सकते, पहले आपको पीड़ित पक्ष को भी सुनना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप आम तौर पे सोच सकते हैं। एटसेट्रा आगे लगा लीजिए। तो ये हो गया आपका 15A भी। अधिकार में जितने भी अधिकार पढ़ सकते हैं लगभग वो सब है। जैसे इनको अपना नाम हम हटवाना है, भाई ये नहीं चाहते कि हमारा नाम डिस्क्लोज हो, तो वो भी आप कोर्ट के सामने जाके अप्लाई करिए, एप्लीकेशन दीजिए कि सर मेरा नाम डिस्क्लोज मत करिएगा। विटनेस भी ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे करने पे कोर्ट जो है कंसिडर करेगा, अगर लगता है तो वो फिर जो है नाम उनका डिस्क्लोज नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें भी होगी। और इसमें मेनली ये अधिकार है कि भाई उनकी जो पूरा कार्यवाही है वो वीडियो रिकॉर्डेड हो। तो ये सारी बातें भी इसमें शामिल होंगी 15A में। फिर आगे के तो सारी चीज़ें हम लोगों ने 16 से लेके पूरा 23 तक कवर कर लिया है, तो इसको हम लोग दोबारा से नहीं देखेंगे। तो लगभग 3 से लेके 23 तक वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। सेक्शन 1 हम लोग पढ़ ही चुके हैं, बच रहा है सेक्शन नंबर 2 बस। सेक्शन नंबर 2 में कुछ डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन क्लॉज हैं, उसको हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं है कि आपको समझ में ना आए। अब देखिए यहाँ पे सारी डेफिनेशंस पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, जितनी ज़रूरत होगी बस उतना ही पढ़ा जाएगा। और जिसको लग रहा है कि भाई पढ़ना है तो अपना अलग से लेके पढ़ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मगर मैं देखिए कोशिश करता हूँ, आप जितना छोड़ोगे ना मैं उससे ज़्यादा ही पढ़ाऊँगा। आप सोचो कि ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, तो मैं याद रखिएगा जो अगर लग रहा है कि मुझे 30% भी लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको पकड़ूंगा। बाकी फालतू वाला जो लगेगा तो समझिए 10-20% वाला ही पोर्शन होगा, जो 10-20% की बस इंपॉर्टेंस रखता है, या कहिए 10% की, उसे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ही नहीं। आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें वो एक बराबर है, तो मैं वैसी चीज़ छोड़ूंगा एकदम। अब जैसे इसमें का डेफिनेशन क्लॉज धारा 2 में है। धारा 2 का जो पहला क्लॉज है, पहला क्लॉज इसमें आपको मिल जाएगा ए। अब यही बात कर रहा है कि सेक्शन 2 का क्लॉज नंबर ए बात कर रहा है अत्याचार, यानी एट्रॉसिटी क्या है। एट्रॉसिटी आपने पढ़ा अभी धारा 3 में। धारा 3 का पूरा मैटर इसी पे डील कर रहा था कि जो जो अत्याचार हो सकते थे, हमने पढ़ा किसी के मुंह में कुछ गंदा चीज़ डाल देना, ज़बरदस्ती काम करवाना, कुछ गंदी जगह हाथ डाल के सफाई करवाना, जूतों चप्पलों को माला डालना, कुछ भी, ये सब क्या है। धारा 3 पूरा पढ़िए। धारा 3 अभी जो लोग पढ़ के आए हैं वापस जाके देखिएगा, वो पूरा क्या है, अत्याचार। तो इसने सीधा रिफर कर दिया कि भाई आप जाइए किसके पास, धारा 3 के पास जाइए। फिर उसके बाद जो बी नंबर है क्लॉज है, इसमें बी नंबर कह रहा है कोड। कोड का मतलब क्या, कोड को सीधा कह रहा है कि ये सीआरपीसी। कोड का मतलब अगर कहीं भी कोड वर्ड यूज़ हो रहा है इस एक्ट में तो उसका मतलब है सीआरपीसी, बस ये यही कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि भाई बी सी, क्लॉज नंबर बी सी, इसका मतलब क्या, बी तो हम लोग पढ़े, बी ए भी था, बी भी था, अब ये बी सी आ गया, मतलब ख ग। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज बी सी उसका, ठीक है। तो इसको जरा देखते हैं, ये क्या है। ये कह रहा है इकोनॉमिकली बाइकआउट कर देना। बाइकआउट भाई आपने मतलब उसको पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया। काहे में बहिष्कृत कर दिया, अब ये है आर्थिक रूप से बहिष्कृत कर दिया। अब ये आर्थिक रूप से बहिष्कृत करने का मतलब क्या है कि भाई आप रिफ्यूज़ कर रहे हो उस व्यक्ति को कि मैं उस व्यक्ति को हायर नहीं करूंगा काम के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो SC/ST वर्ग का व्यक्ति है, मैं उससे काम नहीं करवाऊंगा, मैं उसको बिजनेस पार्टनर भी नहीं बनूंगा, मैं उसके साथ कोई बिजनेस भी नहीं करूंगा, सीधी सी बात। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप उस व्यक्ति के अगेंस्ट कुछ ऐसा कार्य करो जो उसको इकोनॉमिक बाइकआउट की ओर इशारा कर रहा है। दूसरा इसमें और क्या हो सकता है, कह रहा है कि आप अवसरों से इनकार कर रहे हो कि आप उसको पास अवसर था, आप इक्वल अपॉर्चुनिटी आप देते हैं, मगर आप कह रहे हो कि ना मैं उसको अपॉर्चुनिटी दूंगा, मैं चाहूँगा नहीं कि वो व्यक्ति आके ऐसा कुछ करे, मुझे सेवा दे, मुझे उससे सर्विस ही नहीं लेनी। या आपके हाथ में था कि वो सर्विस तक पहुंच सकता था, आप कारण, आपके डिनाइल के कारण वो नहीं पहुंचा बस। या आप उसके साथ कोई कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब 2 पार्टी होती है, एक बदले में दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए कुछ करती है, कहती भाई तुम मुझे सर्विस दो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन में भी उसके साथ नहीं आना चाहते। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होंगी, आप उसके साथ इकोनॉमिकल बाइकआउट आप कर रहे हो। अगला कह रहा है कि आप उसके साथ कोई बात ही नहीं करना चाहते। कह रहा है आप हर उस शर्त पे इनकार कर रहे हो जिसमें कि आप कह रहे हो कि नहीं मैं इस व्यक्ति से इस मैटर पे इस शर्तों पे काम करूंगा ही नहीं। कह रही वो शर्तें कैसी हैं, कह रहा है कि वो शर्तें वैसी ही हैं कि आप अगर किसी आम इंसान चाहते तो करते उसके साथ कारोबार उन शर्तों पर, मगर आप इस व्यक्ति के साथ आप कोई कारोबार नहीं करना चाह रहे। तो ऐसे में भी हम मान के चलेंगे आप क्या कर रहे हो, उसके साथ इकोनॉमिकल बाइकआउट कर रहे हो। उसके बाद क्या हो रहा है, कोई भी इसके साथ आप व्यापारिक या व्यावसायिक रूप से कोई संबंध नहीं रखना चाहते, आप इसके साथ दूरी बना रहे हो कि ना
इसके साथ व्यापारिक संबंध हम कैसे रखेंगे, इसके साथ कोई व्यावसायिक संबंध हमारा नहीं बनेगा, मगर आप आम आदमी के साथ ये सब रखते हो, तो आप ऐसा अगर कर रहे हो तो आप इकोनॉमिकली बाइकआउट कर रहे हो उस व्यक्ति को। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले क्लॉज की ओर। कह रहा है बी डी, इसमें कह रहा है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट यानी अनन्य विशेष न्यायालय। सीधा सीधा कुछ नहीं, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, सेक्शन नंबर 14 का क्लॉज 1 पढ़िएगा, सब मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्लॉज नंबर बी जी कह रहा है पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, कह रहा है पब्लिक सर्वेंट का सीधा सा मतलब है सेक्शन नंबर 21 ऑफ आईपीसी। कह रहा है 21 देख लीजिए, या अगर किसी लॉ में अगर वहाँ का पब्लिक सर्वेंट स्पेशली कुछ परिभाषित करके बताया है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा, वरना अगर कहीं नहीं बता रहा तो सेक्शन नंबर 21 ऑफ आईपीसी ही जो बता रहा है डेफिनेशन वही होगी, तो इसको बस पता रखिएगा, बाकी जो हम लोग आईपीसी में पढ़ेंगे। फिर जब क्लॉज सी पे आते हैं तो वहाँ के आपको देखने को मिलता है एससी एसटी की डेफिनेशन हम लोगों ने देखी है, अभी एससी एसटी के हम लोग एकदम शुरुआत में देखे थे कि हाँ वो रेफ़र कर रहा है आर्टिकल 366 क्लॉज 24 और 25 की ओर, तो उसको जरा आप लोग देख लीजिएगा फिर से। फिर उसके बाद क्लॉज डी पे आते हैं तो यहाँ में स्पेशल कोड देखने को मिल जाती है सेक्शन नंबर 14 में। फिर आप ई क्लॉज में आते हैं तो आपको जो है विशेष लोक अभियोजक मतलब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपको मिल जाएगा, जो सेक्शन नंबर 15 की ओर रेफ़र किया जा रहा है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब बात आ रही है कि सोशल बाइकआउट, ये भाई क्या कर रहे हो आप, अब इसके साथ जो है सोशल बाइकआउट भी कर दे रहे हो। सोशल बाइकआउट, अभी तक आप पैसे को लेकर उसको किनारे कर रहे थे, अब क्या है, कह रहा है सामाजिक चीज़ से अब आपको एकदम उसको समाज में भी आप चाह रहे हो कि उसके साथ कोई संबंध ना रहे, तो सामाजिक रूप से भी उसको पूरी तरह बाइकआउट करना चाह रहे हो। अब ये सामाजिक रूप से बाइकआउट है करना, कह रहा है कोई भी कस्टमरी सर्विस आप उसको ना तो देने दे रहे हो, मतलब जो भी रूढ़िगत सेवाएं होती हैं ना तो उससे आप ले रहे हो ना तो उसको देने दे रहे हो, तो कह रहे हो कि ना तो ये व्यक्ति की सेवा दे ना तो हम लोग इससे सेवा लें, ऐसा कुछ माहौल बना रहे हो, तो उसको समाज से एकदम काटने की पूरी व्यवस्था कर रहे हो आप, तो ये हो जाएगा। दूसरा कह रहे हो कि सामाजिक संबंध ना रखने वाली व्यवस्था कर रहे हो, ऐसा कुछ करो जिससे लगे कि यार आप उसके पूरे संबंधों को काट रहे हो, उससे किसी तरह कोई सामाजिक संबंध आप रख ही नहीं रहे हो। किसी भी सामाजिक आयोजन में जो समाज एक साथ जुड़ के काम करता है वहाँ आप उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते, उसको किनारे करते हो, उसको बुलाते नहीं हो, तो ये सारी चीज़ सामाजिक संबंध आप उससे रखना नहीं चाह रहे कोई भी, या उसको एकदम से आइसोलेट कर दे रहे हो पूरी तरह से, एकदम से उसको सारे व्यक्तियों से एकदम अलग अकेला कर दिया उसको, तो अलग करके अकेला करना मतलब उसको आइसोलेट पूरी तरह कर दिया, तो ऐसी हरकतें सोशल बाइकआउट उसको कर देगी। तो हम मान लेंगे कि आपने उसको जो है सामाजिक बहिष्कार उसका व्यक्ति का कर दिया है। उसके बाद ईसी आता है, ईसी नाम का क्लॉज, जिसमें हम लोगों ने विक्टिम की डेफिनेशन पूरी अभी देखी है। पीड़ित कौन होता है, एससी एसटी वर्ग का होता है, उसके अगेंस्ट कोई क्षति होगी अपराध होने के बाद, 6 तरह की क्षति थी जिसमें उसके परिवार वाले भी शामिल थे, तो ये सभी लोग आप जरा देख रहिएगा, ठीक है। अब अगला जो विटनेस बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ईडी क्लॉज नंबर ईडी, ये कह रहा है साक्षी कौन हुआ, कह रहा है किसको हम विटनेस माने, कह रहा है विटनेस का मतलब सीधा सा है, देखो इसको जरा समझते हैं। विटनेस भाई कौन हो तुम, विटनेस हैं ई और डी में, धारा 2 के क्लॉज ई डी में विटनेस। कह रहा है विटनेस किसे माने, कह रहा है कोई व्यक्ति जिसको पूरे जो भी अपराध हुआ है, किसी भी एससी एसटी वर्ग के व्यक्ति के साथ अपराध हुआ होगा, अब अपराध हुआ होगा तो उससे कुछ ना कुछ तो तथ्य होंगे ना, कुछ परिस्थितियां रही होंगी, जिन परिस्थितियों में अपराध हुआ उससे कुछ तथ्य रहे होंगे कि ऐसा हुआ, कोई गोली मारा, क्या हुआ, समाज उस टाइम हुआ क्या क्या, ये सारी चीज़ें आपको पता है, परिस्थितियाँ भी समझ रहे हो सारी चीज़, उन परिस्थितियों से आप परिचित हो, आप उस विषय में सारी जानकारी रखते हो, ठीक है, आपको जानकारी है, आपको ज्ञान भी है क्या क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ जानकारी या ज्ञान कुछ भी हो सकता है। अब ये जानकारी और ज्ञान, ये जो नॉलेज है, ये तथ्यों की जानकारी से परिचित होना, ये सब क्या है, ये सब कुछ इस नेचर का है कि आप इन सारी परिस्थितियों को आप जो है क्या कर सकते हो, आपको अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान, इंक्वायरी के दौरान या इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप वहाँ पे रिक्वायर्ड किए गए हो, मतलब आप वहाँ पे अपेक्षित हो कि भाई आपको इसके विषय में जानकारी देनी है, मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और आपको ये सारी घटनाक्रम के बारे में जानकारी है तो आपकी यहाँ जिम्मेदारी है कि आप यहाँ पे जानकारी दो। तो ऐसा व्यक्ति जो ये सारे तथ्यों के बारे में, सारी परिस्थिति के बारे में समझता है, जानकारी रखता है, ज्ञान रखता है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उससे अगर कुछ पूछा जाएगा तो बताने के लिए बाउंड भी है, रिक्वायर्ड भी है, तो ऐसा व्यक्ति ही साक्षी होगा। दूसरा, एक तो इन्वेस्टिगेशन हो गया, दूसरा या तो यदि इंक्वायरी हो रही, इंक्वायरी कौन करता है, कोर्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस करती है, ठीक है। तो इंक्वायरी हो रही है तो इंक्वायरी के दौरान मतलब जांच के दौरान भी वो व्यक्ति जो है अपनी बातें या तो कोई भाई जानकारी दे दे इस दौरान, ठीक है, जानकारी दे या कथन करे या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना चाह रहा है वो भी करे, तो जो जिस तरीके से वो जो है इन बातों को प्रूव कर सकता है, कुछ बता सकता है, कुछ एविडेंसेस दे सकता है, तो वो साक्षी हो जाएगा।
तो वो चाहे जांच के दौरान, चाहे इंक्वायरी के दौरान, या हो सकता है विचारण, ट्रायल के दौरान। तो ये सारी चीज़ें स्टेज बाय स्टेज, किसी भी स्टेज में वो व्यक्ति जो है देने के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो व्यक्ति ही साक्षी कहलाएगा। तो इतनी बातें हमारी डेफिनेशन क्लॉज से। जो एफ वाला पॉइंट था तो हम लोग तो देख चुके हैं। यार मुझे लग रहा है कि मैंने एक क्लॉज जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो मिस कर दिया है, जो क्लॉज नंबर बी है, सेक्शन 2 का क्लॉज बी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है डिपेंडेंट मतलब आश्रित। हम आश्रित किसे कहें, कौन कौन आश्रित, कह रहा है किसके आश्रित, जिसके अगेंस्ट अपराध हुआ। ए नाम का व्यक्ति था, इसका मर्डर कर दिएगा और ये SC ST वर्ग का था। कह रहा अब इस आश्रित व्यक्ति के कारण इसका घर चलता था, इसे घर में 4-5 लोग थे, तो वो लोग बेचारे इसी के धन पे जिंदा थे। उनकी माता थी, पिता थे, बहन थी, भाई थे, ये सब लोग थे, तो ये लोग इसी पे आश्रित थे, इसी के धन पे, तो इन्हीं लोग को आश्रित बनाया गया है। तो वही बोल रहा है कि आश्रित हम किसे माने, तो कह रहा है आश्रित की डेफिनेशन में बी धारा 2 की B में कौन आएगा भाई आश्रित में, सबसे पहले स्पाउस, यानी हस्बैंड वाइफ दोनों आ जाएंगे, स्पाउस आ जाएंगे। इसके बाद पेरेंट्स आ जाएंगे, मतलब माता पिता दोनों आ जाएंगे। उसके बाद ब्रदर एंड सिस्टर आ जाएंगे उसमें। ये सारे लोग पेरेंट्स के साथ साथ, देखिए स्पाउस हो गया, पेरेंट्स हो गया, ब्रदर सिस्टर हो गया, और उसके अगर बच्चे हैं तो वो भी आ जाएंगे। तो ये 4 कैटेगरी बन गई है। एक स्पाउस पति पत्नी, पेरेंट्स माता पिता, भाई बहन, बच्चे, ये सभी कौन माने जाएंगे उस विक्टिम के, आश्रित। अगर कोई भी है वो आश्रित माना जाएगा, ठीक है, चाहे वो हो सकता है पूरी तरह या मेनली उस पर डिपेंडेंट हो। तो ये सारे व्यक्ति आश्रित मान लिए जाएंगे। मेरे ख्याल से हो चुका है लगभग एक्ट, ठीक ठाक टाइम गया, मगर जब हम लोग ऑफलाइन में डील करते हैं इस पूरे एक्ट को तो अच्छा खासा समय लग जाता है। अब वो रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि कौन पढ़ रहा है सामने। वही अगर जुडिशरी वाला लड़का होगा तो उसके लिए हो सकता है कि मैं 15 दिन लूँ। ये अगर UPSI वाला लड़का होगा तो शायद मैं 4 से 5 घंटे या 4 से 5 घंटे, या तो मेरे को लग सकता है कि 8 घंटे करीब मुझे चाहिए, 8 से 9 घंटे, तो 9 घंटे या 10 घंटे भी लग सकते हैं। तो मतलब मोटा मोटा मान के चलिए 10 के अंदर अगर UPSI कोई स्टूडेंट है तो मैं 8 से 10 घंटे के बीच का समय उसके लूँगा, क्योंकि ये एक पता नहीं क्यों समाज में प्रचलन चल गया है कि बस ऊपर 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 चलाते रहो। थोड़ा सा तो यार बेसिक जानकारी दो। वहाँ जाने के बाद लड़का कुछ समझ ही नहीं पाता है, उसी तरह पुलिस वाले निकलते हैं, उसी तरह दरोगा निकलते हैं, किसी को कोई जानकारी रहती नहीं है। तो थोड़ा बहुत अगर आप यहीं पे 10 घंटा दे के पढ़ सकते हो, 8 घंटा, कोई बहुत बड़ा भी आपके लिए तोप वाला टाइम नहीं है कि उड़ जाएगा आपका पूरा समय ख़त्म हो जाएगा। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, जिसको 1 घंटे क्लास देखनी, जिसको पेड कोर्स करना है। मुझे नहीं लगता कि इतना पढ़ने के बाद आपको कोई भी पेड कोर्स की भी ज़रूरत है। आराम से आप यहाँ से पढ़िए। अगर किसी को ज़रूरत है एक्स्ट्रा किसी सब्जेक्ट की, UPSI या किसी भी लॉ से जुड़े विषय की, तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं कि सर इस विषय पे आप जो है बनाइए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा आइडिया लगता है, क्योंकि मैं लिटिगेशन में भी इन्वॉल्व हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, तो समय थोड़ा कम मिल पाता है। तो इसलिए जितना हो पाता है कभी कभार मैं निकाल के आप लोग के लिए ज़रूर लाता हूँ। वो भी जब किसी की रिक्वायरमेंट होती है, कोई मुझसे बोलता है, मेरे स्टूडेंट्स हैं कई, वो कई बोल देते हैं, या कोई अन्य लोग बोल देते हैं कि यार इस पे बनाइए, थोड़ा समझ में नहीं आ चीज़ें, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक डिटेल ओवरव्यू दिया जाए। ये ओवरव्यू था अभी आपका, ये कोई आपने बहुत गहराई में पढ़ा नहीं है इसको। जब गहराई में पढ़ेंगे तो फिर हर एक शब्द की मीनिंग अलग अलग समझाई जाती है, वहाँ पे आपके केसेस भी आएंगे। तो इतनी बातें रखते हैं और आपको होप सो बहुत ठीक ठाक ओवरव्यू मिल गया होगा। आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।